हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजित भारद्वाज और आज हम केमिकल काइनेटिक्स और केमिकल बॉन्डिंग का नेक्स्ट सेशन करने वाले हैं। तो लेट्स ट्राई टू कंप्लीट इट। तो सबसे पहले भाई यहाँ बात करते हैं फैजान रूल की। फैजान रूल क्या कहता है? जैसा मैंने पोलैरिटी और पोलराइजेशन और पोलराइजेबिलिटी के बारे में बताया था लास्ट लेक्चर में, तो याद है पोलराइजिंग? नहीं बेटा, अटेंडेंस के लिए शीट अपडेटेड नहीं है, ठीक है? तो अटेंडेंस उसके बाद ही लगेगी जब वो शीट अपडेट हो जाएगी। ओके, तो देखिए भाई फैजान रूल क्या था? कोई मेरे को बताएगा पोलराइजेबिलिटी और पोलराइजिंग पावर में क्या डिफरेंस है? सर पोलराइजेबिलिटी सर अनायन सर, हाँ सर, अनायन की एबिलिटी होती है सर एक्सपैंड करने की सर। और सर जो पोलराइजिंग पावर होती है सर, जब पॉजिटिव अनायन जो है, कटायन जो है सर, वो अनायन के पास आता है सर, नेगेटिवली चार्ज अनायन सर, जिसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड बड़ा होता है, तो सर वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है सर, एक कोऑर्डिनेट डेटिव बॉन्ड बन जाता है सर, जिसमें सर ये पोलराइज पावर होती है। हाँ, पोलराइजिंग पावर होती है कैटायन की। कैटायन कितना स्ट्रोंगली एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, इलेक्ट्रॉन क्लाउड पिलपिला सा होता है, जैसे मक्खियां घूम रही होती है ना, मक्खियां भिनभिनाती हैं, उन मक्खियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर वो होती है पोलराइजिंग पावर। और पोलराइजेबिलिटी, प्रतीक बेटा कुछ कह रहे हो? ओके, पोलराइजेबिलिटी क्या होती है? एबिलिटी टू डिस्टोर्ट, यानी कि कितना वो ढीला पीला आदमी है। जो ढीले पीले होते हैं, यानी अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत बड़ा है, इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, किसी एटम पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, जैसे क्लोरीन नेगेटिव, फ्लोरीन नेगेटिव, आयोडीन नेगेटिव, 1 नेगेटिव है सब पर, ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव, सल्फर पर 2 नेगेटिव, ठीक है? ओल्ड आगे क्या, सेलेनियम पर 2 नेगेटिव है ना, टेल्यूरियम पर 2 नेगेटिव, पोलोनियम पर 2 नेगेटिव। तो पोलोनियम का साइज भी बड़ा और नेगेटिव भी 2 है, तो उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत बड़ा हो जाएगा। तो बहुत बड़ा तो ढीला पीला, क्योंकि उसका न्यूक्लियस उसको अच्छे से टाइटली कैच नहीं कर रहा, अट्रैक्ट नहीं कर रहा, इसलिए वो ढीला है। ढीला है तो कोई पॉजिटिव आयन उसको आसानी से अट्रैक्ट कर सकता है। ये बात समझ में आई सबको? यस सर। यहां पर फैजान रूल वही कह रहा है, ग्रेटर द पोलराइजेशन ऑफ एनायन, एनायन का ज्यादा पोलराइजेशन है, पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है एनायन की, ठीक है? मोर विल बी द कोवेलेंट कैरेक्टर, तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, क्योंकि एनायन अगर ढीला है तो एनायन बजाय कि इलेक्ट्रॉन को अपने पास कंप्लीटली रखे। आयनिक कैरेक्टर क्या होता है? देखिए जरा आयनिक कैरेक्टर, मान लीजिए आपके पास में कोई कंपाउंड है NaCl, तो Na पर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज, Cl पर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज। जब तक क्लोरीन पूरा नेगेटिव चार्ज अपने पास रखेगा तब तक ही ये क्या कहलाएगा? आयनिक कहलाएगा। अगर क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर दे तो ये कोवेलेंट बन जाएगा। यस और नॉट? यस सर। ग्रेटर द पोलराइजेशन ऑफ एनायन, एनायन अगर ज्यादा पोलराइज हो गया, पोलराइज होने का मतलब वो पोल बन गए उसमें, ये क्लोरीन का एटम है, ठीक है, और इसके अंदर कुछ इस तरह से इसका एनायन जो है ये नेगेटिव चार्ज यहां पर आ गया, तो ये स्लाइटली पॉजिटिव हो गया, ये स्लाइटली नेगेटिव हो गया। तो अगर ऐसा हुआ तो सोडियम के पास पहुंच गया वो, तो सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन आ गया, सोडियम का पॉजिटिव थोड़ा कम हो गया और दोनों के बीच में शेयरिंग हो गई, बजाय कि कंप्लीट ट्रांसफर के यहां शेयरिंग हो गई और यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। यस, समझ में आ गया? हाँ भाई, यस सर। ठीक है। तो यही है फैजान रूल, मतलब वो कोवेलेंट कैरेक्टर के बारे में बताता है कि कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे फैलता है। तो ये किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है? सबसे पहले चार्ज ऑन कैटायन, कैटायन पर चार्ज, कैटायन पर ज्यादा चार्ज होगा तो वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा ना। यस, ग्रेटर द चार्ज ऑन कैटायन मोर विल बी द पोलराइजिंग पावर, तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी अगर चार्ज ऑन कैटायन ज्यादा है। तो बस सीधी सी बात यही है, ठीक है? तो यहां पर वही चीज हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए NaCl, MgCl2, एल्यूमिनियम Cl3, तो एल्यूमिनियम पर होता है 3 पॉजिटिव, मैग्नीशियम पर 2 पॉजिटिव, सोडियम पर 1 पॉजिटिव। तो बताओ कोवेलेंट कौन सा होगा? 3 पॉजिटिव वाला क्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, इसलिए वो बजाय कि डोनेट कर दे इलेक्ट्रॉन, वो अट्रैक्ट ज्यादा कर रहा है तो वो शेयर करना पसंद करेगा बजाय कि डोनेट करने के। तो क्लोरीन के साथ एल्यूमिनियम का बॉन्ड क्या है? कोवेलेंट। समझ में आया? कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यस गाइस, क्लियर है बेटा सबको? यस सर। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट, साइज ऑफ कैटायन। अब वहां पर चार्ज था, अब ये साइज, कैटायन का साइज छोटा होना चाहिए कि बड़ा? कैटायन छोटा होगा ना, अगर बड़ा हो गया तो उसके पास भी तो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के पास, तो छोटा होना चाहिए कैटायन। तो साइज ऑफ कैटायन अगर बढ़ गया तो कोवेलेंट कैरेक्टर
डाउन हो जाएगा। समझ में आ गया? यस सर, आ गया। है ना, साइज ऑफ कैटायन छोटा होना चाहिए ताकि वो अट्रैक्ट करे और उसके इलेक्ट्रॉन को भी अपने पास खींच ले। अगर बड़ा हुआ तो उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे। तो देखिए यहां पर अब एग्जांपल देखिए, बेरिलियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, मैग्नीशियम पर 2 पॉजिटिव है, सब पर 2 पॉजिटिव, इसमें कैल्शियम पर 2 है। तो साइज चार्ज तो सबका सेम है, तो चार्ज को तो नहीं देखेंगे, ठीक है। बेरियम पर भी 2 है, तो चार्ज को नहीं देखेंगे, तो किसे देखेंगे भाई? फिर देखेंगे कि इनका साइज, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, बेरियम का साइज बड़ा होता है ऊपर से नीचे, ये एल्कली मेटल है, सही है, एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो जो साइज में छोटा है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा, वो आयनिक बॉन्ड क्या बनाएगा? बनाएगा। और जो बड़ा है वो आयनिक बॉन्ड नहीं बनाएगा। यस, क्लियर है ये बात? यस सर, क्लियर है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा होगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये एक इंपॉर्टेंट वाला मैटर है भी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला, ठीक है। ऑर्डर ऑफ पोलराइजेशन, पोलराइजिंग पावर, ऑर्डर ऑफ पोलराइजिंग पावर क्या होना चाहिए? तो देखिए, कैटायन विद n-1 DNS0, इनका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अगर कोई NH2 और NP6 है तो। यानी जिसके P में 6 हैं और N में 2 हैं, S में, वो उसका पोलराइजिंग पावर, उस एटम या मॉलिक्यूल का पोलराइजिंग पावर जो है, उस आयन या एटम का पोलराइजिंग पावर कम होगा। कैसे? यहां इसका कोई एग्जांपल दे सकता है? बिल्कुल दे सकते हैं इसका एग्जांपल। सोडियम का एग्जांपल लीजिए, सोडियम पर 1 पॉजिटिव है। यस, क्लियर है? यस सर। सोडियम पर 1 पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, क्या आएगी? 1s2 2s2 2p6। हाँ भाई, खत्म। तो ये एग्जांपल है कि इसमें S में 2 और P में 6 हैं, सही है। तो इसका क्या होगा? पोलराइजिंग पावर कम होगा एज कंपेयर टू व्हाट? एज कंपेयर टू अगर किसी के N में D और S में 0, N में D S में 0। कौन सा एग्जांपल है N में D S में 0 वाला? Zn2 पॉजिटिव। यस, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। Zn2 पॉजिटिव में क्लियर नहीं हुआ। क्लियर नहीं हुआ। Zn2+। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं बेटा जिंक की। जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 पॉजिटिव की क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिंक की, तो वो देखिए जरा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। इसके बाद क्या आता है? 4s में 0 होंगे इसके और 3d में 10 होंगे। हाँ भाई, यस सर। तो यहां पर क्या है? डी में तो 10 होने चाहिए और एस में 0 होने चाहिए। जिसमें ऐसा है उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, मतलब वो कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा बनाएगा। सोडियम की पोलराइजिंग पावर कम है, इसका मतलब वो आयनिक बॉन्ड बनाएगा। हाँ भाई, क्लियर है? यस सर। ठीक है, दैट्स इट। अब इसके बाद ना नीचे लिखा हुआ एक पॉइंट, शूडो, PSEUDO, पैस्यूडो। वैसे ये शूडो होता है, पी इसमें साइलेंस होता है। शूडो, शूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, नकली इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कि यहां पर हमने पढ़ी जिंक की, जिंक में क्या दिखा रहा है ये? 3d में 10, 4s में 0। तो ये जिंक वाला, यानी ये वाला कॉन्सेप्ट ऊपर वाला ही है, सेम टू सेम है, शूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो ये वाले जो एनायन होते हैं जिनकी नकली इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है, ये इनर्ट गैस तो दिखा रहा है, आपको पता लग रहा है ना? देखो 3s में 2 है, 3p में 6 है, 3d में 10 है, d मतलब थर्ड शेल इसकी कंप्लीट भरी है, फोर्थ शेल 0 है। तो लग रहा है ना कि इसकी सारी शेल पूरी भरी हुई है, ऐसा ही लग रहा है। यस सर। लेकिन क्योंकि 3d की एनर्जी 4s से ज्यादा होती है, तो 4s पहले भर गया था, इसका मतलब इसकी फोर्थ शेल शुरू हो गई थी। तो हमें लग रहा है कि इसमें 3 ही शेल थी और तीनों पूरी भरी हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें फोर्थ शेल शुरू हो चुकी है, शुरू हो चुकी है, तो इसका मतलब फोर्थ शेल चालू रहेगी, हम उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो ये नकली इनर्ट गैस की कॉन्फ़िगरेशन है, असली नहीं है। ये समझ में आ गया सबको? यस सर, आ गया सर। हाँ, शूडो का मतलब नकली। तो हमें पता है कि 4s अगर शुरू हो गया तो s पूरा एग्जिस्ट करेगा। जबकि अगर मैं कहूं कि भाई देखो सारी चीजें भरी हुई हैं, थर्ड शेल पूरी भरी है, तो हमें लगेगा कि हाँ ये तो सब कुछ पूरा भरा है, तो ये इनर्ट होना चाहिए।
बट ऐसा है नहीं, यही कहने का मतलब है। यस बेटा, क्लियर है ना ये बात? तो अब देखो इसमें, फिर इसमें ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन। डी और एफ इलेक्ट्रॉन जो है वो पुअर शील्ड होते हैं, पुअर, जिसकी वजह से पोलराइजिंग पावर इंक्रीज होती है। ये एरो का मतलब है भाई इंक्रीज होना। यस, क्लियर है बेटा? हाँ जी सर। क्या बेटा? सर क्लियर है। ठीक है, ठीक है। तो एरो का मतलब इंक्रीजेस, ठीक है, इंक्रीज, कहीं इसको आप लोग ना समझो। आगे देखो, अब बात आती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। इस पॉइंट के अंदर देखिए, फर्स्ट चेक चार्ज। सबसे पहले तो चार्ज को चेक करते हैं कि किस पे ज्यादा चार्ज है, देन शूडो, उसके बाद में शूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को चेक करते हैं कि अगर कोई शूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो उसको देखेंगे, और सबसे लास्ट में देखते हैं देन साइज। उसके बाद में साइज को देखा जाता है कि साइज किसका बड़ा है किसका छोटा है, टू चेक द कोवेलेंट कैरेक्टर। कोवेलेंट कैरेक्टर को देखने के लिए कैटायन के अंदर, ये समझ में आया? इन कैटायन, Yes, sir. इन कैटायन, ये भी मैं मेंशन कर देता हूं, इन कैटायन। ये याद रखना भाई, कैटायन में ये तीन चीजें ऐसे चलती हैं। मतलब सबसे पहले तो हमें क्या देखना होता है? चार्ज। चार्ज को देखना है कि चार्ज किस पे ज्यादा है, कौन से एटम पे चार्ज ज्यादा है, कौन से पे कम है। फिर शूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और उसके बाद में साइज। तो देखो साइज को सबसे लास्ट में देखना है, ठीक है, ये चीज ध्यान रख लेना। साइज सबसे लास्ट में देखा जाता है, बीच में आता है शूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। शूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये कुछ ऐसे चेक होते हैं, ठीक है बेटा? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। जब चेक करेंगे आप लोग क्वेश्चंस लगाएंगे तो वैसा होगा, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। अब बात आती है एनायंस के लिए कैसे देखते हैं। कैटायन का हमने देख लिया, पहले चार्ज देखो, फिर शूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, फिर उसके बाद में लास्ट में उसका साइज देखते हैं, है ना? सर हाँ बेटा, सर एक बार बैक वाली स्लाइड दिखा सकते हैं क्या सर? हाँ बिल्कुल, ये लीजिए। सर ये जो आपने लास्ट में सर इम्पोर्टेंट मार्क करा है, तो सर हम चार्ज बताएंगे तो सर इससे क्या बताएंगे सर? इस सबको चेक करके हमें बताएंगे कि सर किसकी पोलराइजिंग पावर सबसे सुनिए ज्यादा है? सुनिए सुनिए सुनिए, अगर आपको मान लो कि आप सबसे पहले देख लेते हो सूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी है, जिसकी सूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको आपने कह दिया कि इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, ये कोवेलेंट कैरेक्टर ये ज्यादा रखेगा, ठीक है। जबकि उसमें चार्ज दे रखा होगी, एल्यूमिनियम पर 3 पॉजिटिव चार्ज है और एक दे रखा है जिंक 2, मान लो एल्यूमिनियम छोड़ो, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव दे रखा है और जिंक 2 पॉजिटिव दे रखा है, ठीक है। अब आपको क्या देखना है? सबसे पहले तो चार्ज देखना है, मैग्नीशियम पे भी 2 पॉजिटिव है, जिंक पे भी 2 पॉजिटिव है, दोनों सेम है। अब दोनों सेम है तो टाई हो रहे हैं, तो शूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिंक की ज्यादा है तो जिंक कोवेलेंट कैरेक्टर दिखाएगा बजाय की मैग्नीशियम के। क्लियर है? यस सर, समझ गया। समझ गए? मतलब और सर कंपेयर फिर करने का तरीका है। लेकिन अगर मान लो कि शूडो भी दोनों शूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाते हैं, जिंक और कैडमियम दे रखा है, ठीक है, चार्ज भी दोनों पे 2 पॉजिटिव है, जिंक पे भी 2 पॉजिटिव, कैडमियम पे भी 2 पॉजिटिव, वो भी शूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखता। फिर देखना साइज, जिसका साइज बड़ा होगा, ठीक है, अब कैटायन का साइज बड़ा होगा तो वो अट्रैक्शन पावर हो जाएगा उसका कम, तो वो क्या करेगा? वो अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, तो वो क्या दिखाएगा? वो आयनिक कैरेक्टर दिखाएगा, कोवेलेंट नहीं दिखाएगा। समझ में आ गया? यस सर, समझ गया। इसको ध्यान देना कि साइज किसका कम या ज्यादा, हमने साइज के बारे में पीछे बात कर रखी है, यहाँ पर साइज के बारे में भी था। ये रहा कोवेलेंट ऑर्डर, साइज ऑफ कैटायन। ऐसे मत सोचना कि सब चीजें कम ज्यादा ही हो रही हैं या कम ही हो रही हैं, उल्टा भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं बेटा। और एनायन, एनायंस के लिए देखिए अब क्या होता है। एनायंस में सीधा है, एल्यूमिनियम पर एल्यूमिनियम 3 फ्लोरीन, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन है, एल्यूमिनियम नाइट्रोजन है, तीनों के साथ एल्यूमिनियम लगा हुआ है। तो क्या देखें? फ्लोरीन पर 1 नेगेटिव, ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव, नाइट्रोजन पर 3 नेगेटिव। जिस पर ज्यादा नेगेटिव चार्ज है वो एनायन क्या करेगा? जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो वो कोवेलेंट बनाएगा, क्योंकि हमें तो आयनिक बनाने के लिए क्या करना है? इलेक्ट्रॉन देने नहीं है, अपने पास रखने हैं। समझ में आ गया? यस सर। तो नाइट्रोजन क्या करेगा? नाइट्रोजन बनाएगा कोवेलेंट, कोवेलेंट। एल्यूमिनियम इंटरमीडिएट और फ्लोरीन आयनिक। यस, गॉट इट? यस सर, समझ गया। एवरीवन, बाकी के स्टूडेंट, प्रज्ञा, शिक्षा, आर्यन, अभिजय, अभिजय की आज आवाज नहीं आ रही भाई, अनुज, सर एक बार और बता दो।
बताता हूँ बेटा। अभिजय कहाँ हो, सो रहे हो? नो सर, क्या बात, खाना वाना नहीं खाया क्या आज? नहीं सर, लिख रहा हूँ सर। लिख रहे हो, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो देखिए दोबारा बता देता हूँ। देखिए यहाँ क्या है, एल्यूमिनियम फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया, ऑक्सीजन के साथ बनाया और नाइट्रोजन के साथ, सब अपनी वैलेंसी के हिसाब से बनाएंगे। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है, 3 पॉजिटिव है तो 3 फ्लोरीन जुड़ेंगे क्योंकि फ्लोरीन की वैलेंसी 1 है, ठीक है। और यहाँ एल्यूमिनियम की 3 पॉजिटिव है, एल्यूमिनियम हमेशा 3 पॉजिटिव दिखाता है, याद रख लेना। अपने सभी कंपाउंड्स में एल्यूमिनियम की वैलेंसी कभी नहीं बदलती है, 3 पॉजिटिव रहती है। एल्कली मेटल +1, एल्कलाइन अर्थ मेटल +2, एल्यूमिनियम +3 ऑलवेज, ये कभी नहीं बदलते। दुनिया इधर से उधर हो सकती है, ठीक है। एल्यूमिनियम, यहाँ पर भी एल्यूमिनियम 3। एक चीज और बता देता हूँ, वैसे ये कभी कभी बदल भी लेते हैं, हार्ड एंड फास्ट कहीं पे भी रूल नहीं होता है, लेकिन मोस्टली ये सेम रहते हैं। अगर कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बना रहा है, और भी बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिसके अंदर ये अपनी वैलेंसियां बदल लेते हैं कभी कभी, लेकिन 99.999% ये कभी नहीं बदलेंगे। एल्यूमिनियम 3 रहेगा, एल्कली मेटल 1 रहेंगी, एल्कलाइन अर्थ मेटल 2 रहेगी, 2 पॉजिटिव वाले। तो देखो यहाँ नाइट्रोजन करा, और सबसे ज्यादा किसकी होती है? क्या बेटा? जो ये जो कंडीशन जैसे आपने दे रखी है कि Fl3, Al2O3 और Ln, मतलब ये जो पावर्स हमें सिर्फ रट लेने हैं, ऐसा क्वेश्चन, मतलब इन्हीं से क्वेश्चंस बनते हैं ज्यादातर। पावर रटनी है, मुझे समझ नहीं आया क्या कह रहे हो। मतलब जैसे आपने जो ये हमें दे रखा है F- जो होगा वो सबसे बड़ा सबसे छोटा होगा, उससे उससे बड़ा O नहीं, O पे -2 होगा, और सबसे बड़ा N पे 3 - होगा। तो ये जो हाँ। सीक्वेंशियल ऑर्डर है, ये हमें ऐसे ही ग्राफ मतलब याद कर लेना है, इसी से ये हमें याद होगा याद तो क्यों हम। करना, समझिए ना बेटा, इसे समझ लो बस। देखो इसमें देखना क्या है, आपको पता है सब में एल्यूमिनियम लगा है, तो एल्यूमिनियम तो सब में बराबर है, वो तो फर्क डालेगा नहीं। फिर फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन लगा रखा। फ्लोरीन का चार्ज चेक किया हमने, -1 नेगेटिव। ऑक्सीजन का चार्ज चेक किया, 2 नेगेटिव। नाइट्रोजन का चेक किया, 3 नेगेटिव। कैसे आया? जब आप एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव है तो यहाँ 3 फ्लोरीन लगे हुए हैं, तो एक फ्लोरीन पर 1 नेगेटिव रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ सर। और यहाँ पर देखो एल्यूमिनियम पर 3 पॉजिटिव है, 2 एल्यूमिनियम लगे हैं तो 6 पॉजिटिव हो गया, तो 3 ऑक्सीजन लगे हैं तो एक ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव हो गया। यस सर। सेम एज इट इज, एल्यूमिनियम पर 3 पॉजिटिव है तो नाइट्रोजन पर 3 नेगेटिव होगा क्योंकि एक ही नाइट्रोजन लगा हुआ है। तो ऐसे होता है चार्ज चेक। क्लियर है? यस सर। तो चार्ज चेक कर लिया अब हमने सबका। अब हम जानते हैं कि जिसका ज्यादा चार्ज है, जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, वो अनस्टेबल रहेगा, वो दूसरे को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा इजीली। आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता, कोवेलेंट में ही शेयरिंग होती है। तो यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड का कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसमें होगा? नाइट्रोजन एल्यूमिनियम के साथ जब बॉन्ड बनाएगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर है। ऑक्सीजन के साथ कोवेलेंट है लेकिन कम है, और फ्लोरीन के साथ तो आयनिक कैरेक्टर है। समझ में आ गया? Yes, sir. अब जी। नीचे देखिए, लिथियम, सबके साथ लिथियम जुड़ा हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जिसका सब पर 1 नेगेटिव चार्ज है। लिथियम पर 1 पॉजिटिव होता है क्योंकि एल्कली मेटल है, ये हमेशा 1 पॉजिटिव। तो फ्लोरीन पर 1 नेगेटिव, लिथियम पर 1 पॉजिटिव, और क्लोरीन एक ही जुड़ा हुआ है 1 नेगेटिव। लिथियम पर 1 पॉजिटिव, ब्रोमीन एक ही जुड़ा है तो 1 नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, इसलिए उस पर 1 नेगेटिव ही होना चाहिए। तो यानी यहाँ तो सबका साथ चार्ज सेम है। ऊपर तो हम चार्ज की बात कर रहे थे, तो क्या करें? साइज देखो, नेगेटिव आयन आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है। आयोडीन का साइज बड़ा है तो आयोडीन अपने इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, और अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? लिथियम छीन लेगा। लिथियम छीनेगा तो क्या होगा? कोवेलेंट कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर नहीं बन पाएगा। यस, क्लियर है सबको? Yes, sir. ठीक है, तो बस ऐसे ही इसको चेक करते हैं बेटा, नथिंग स्पेशल। ठीक है, ओके, क्लियर है? सर थोड़ा सा फिर से बता दो सर। Yes. अनमोल मिश्रा इज प्रेजेंट। अरे सब प्रेजेंट आज, चिंता मत करो, ठीक है। अटेंडेंस लग ही नहीं रही, वैसे अटेंडेंस ऑटोमेटिक लग जाती है जब आप लॉगिन करते हैं, इससे क्या बोलते हैं, ऑनलाइन लॉगिन करते हैं, ठीक है, नो वरी। तो ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर कोवेलेंट कैरेक्टर इसका सबसे ज्यादा सर है। आज मैंने लॉगिन नहीं किया। क्या बेटा? सर आज मैंने लॉगिन नहीं किया, लॉगिन किया था तो वो लिंक काम नहीं कर रहा था, तो एक डायरेक्ट लिंक आया, उससे मैंने ज्वाइन किया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, नो वरी, उसका भी कोई दिक्कत नहीं। मेरे अपनी स्टूडेंट आईडी से लॉगिन करेंगे तभी ऑटोमेटिक अटेंडेंस लगती है, वरना ऑटोमेटिक अटेंडेंस नहीं लगती। इसी वजह से हम लोगों ने अटेंडेंस लगाना शुरू किया था, क्योंकि बच्चे बहुत सारे स्टूडेंट आईडी से लॉगिन नहीं कर पाते। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा सबको, है ना? अब नीचे देखिए, एक्ट पॉजिटिव आयन, ये स्पेशल केस है भाई, एक्ट पॉजिटिव आयन स्पेशल केस। तो देखिए ये क्या करता है, H पॉजिटिव आयन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या करेगा ये, हैज वेरी हाई पोलराइजिंग पावर, इसकी पोलराइजिंग पावर बहुत हाई होती है, वेरी हाई। क्यों? ड्यू टू स्मॉल साइज।
इसका कोई साइज होता है क्या? ये तो अकेला प्रोटॉन होता है, जस्ट वन पॉजिटिव प्रोटॉन। यस, यस सर, इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं इसके पास, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, वही छीन लिया तो प्रोटॉन बचा। तो अगर सबसे छोटा आयन बताना हो आपको, सबसे छोटा आयन पीरियोडिक टेबल में कौन है भाई? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन, हाइड्रोजन प्लस, है ना। यस सर। और स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है? वो भी तो हाइड्रोजन ही है सबसे छोटा। Helium is the smallest element in periodic table, not Why? hydrogen. मतलब हाइड्रोजन का सिंगल होता है, हीलियम का तो। हीलियम में प्रोटॉन भी तो 2 हैं, अट्रैक्शन भी तो ज्यादा होगा। यस सर, यस सर। तो इस वजह से हीलियम स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, लेकिन स्मॉलेस्ट आयन हाइड्रोजन का आयन है, क्योंकि इससे छोटा आयन हो ही नहीं सकता। इससे छोटा अगर कोई भी आयन है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन तो पक्का मिलेंगे, हाइड्रोजन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अल्फा पार्टिकल जो होता है ना, उसको वो हीलियम का न्यूक्लियस होता है, 2 प्रोटॉन ओनली, लेकिन वो 2 प्रोटॉन भी हाइड्रोजन के 1 प्रोटॉन से तो बड़े होते हैं, उसमें तो न्यूट्रॉन भी होते हैं 2, है ना। यस सर। Yes. ठीक है, तो ये रीजन है। तो चलिए, तो ये बहुत स्मॉल होता है, वेरी ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज, इट्स कंपाउंड आर ऑलवेज ऑलवेज इसके कंपाउंड हमेशा कोवेलेंट होते हैं, याद रख लेना। मे बी पोलर, पोलर तो हो सकते हैं, बट नेवर आयनिक, आयनिक कभी नहीं होते। क्लियर है भाई? Yes, sir. यस सर। याद यस करनी है चीज, हाइड्रोजन सर, इसका मतलब ये होगा ना कि हाइड्रोजन से बने हुए सारे कंपाउंड्स जितने भी कुछ एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, वो सब पोलर होते हैं। बिल्कुल आप ऐसा कह सकते हैं कि हाइड्रोजन वाले, नहीं नहीं, हाइड्रोजन से बने वो पोलर हो सकते हैं, बट वो कभी भी वो नहीं होंगे, आयनिक। आयनिक नहीं होंगे कभी भी। ठीक है, पोलर हो सकते हैं, या तो कोवेलेंट होंगे या पोलर हो सकते हैं, आयनिक कभी नहीं होंगे। ठीक है भाई, अभी नेक्स्ट, अब हम लास्ट स्टार्ट कर रहे हैं अपना पीरियोडिक टेबल, इसका केमिकल बॉन्डिंग का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT, द लास्ट बट नॉट द लीस्ट। इसके बाद एक हाइड्रोजन बॉन्ड आएगा और हमारा चैप्टर खत्म है। ठीक है, तो एमओटी शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, एमओटी के अंदर सिर्फ 2 डायग्राम इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा डिफरेंसेस इंपॉर्टेंट है। तो मैं सीधा सीधा डिफरेंसेस और डायग्राम बता देता हूं, अंदर जो भी लिखा हुआ है वो पढ़ो तो भी ठीक है, नहीं पढ़ो तो भी ठीक है, कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो चॉइस आपकी, आप इसे पढ़ना चाहो ना पढ़ना चाहो, ठीक है। मैं आपको ऊपर ऊपर से ही बताऊंगा थ्योरी, क्योंकि ये काम नहीं आती ज्यादा, जो काम की चीज है वो जरूर बताऊंगा। तो देखिए भाई, कैरेक्टरिस्टिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो डेफिनेशन देखो भी, एटॉमिक ऑर्बिटल क्या करते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल लूज देयर आइडेंटिटी ड्यूरिंग मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन, मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन के ड्यूरिंग एटॉमिक ऑर्बिटल अपना आइडेंटिटी लूज कर देते हैं, मतलब वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाते हैं बस। ओवरलैपिंग फॉर्म न्यू ऑर्बिटल टर्म्ड एज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो जाते हैं, यही है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का बेस। क्लियर है भाई? Yes, sir. हुंड एंड मोलिक्यूल ने इसको दिया था, अप्लाइड टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी व्हिच ओल्ड वीबीटी बैलेंस थ्योरी वाज अनेबल टू एक्सप्लेन। वीबीटी जिन चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी उसको इसने किया था, जैसे कि एग्जांपल है भाई, ठीक है, एग्जांपल यहाँ पे पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ O2 मॉलिक्यूल, पैरामैग्नेटिक। तो एज पर वीबीटी, वीबीटी के अकॉर्डिंग तो ये डायमैग्नेटिक है, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन 2-2 हैं, यस और नॉट? हाँ सर। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है भाई, इसको हम कवर भी करेंगे। तो वीबीटी ने तो बोला कि ये डायमैग्नेटिक होता है, लेकिन ये एमओटी ने बताया कि ये पैरामैग्नेटिक होता है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। ठीक है, कैसे होता है क्या होता है? वो आगे डिस्कस करूंगा बेटा, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक दोनों चीजें आगे डिस्कस करूंगा, ठीक है, जब हम थ्योरी को करेंगे। तो यहाँ देखिए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, भाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनते हैं? 2 एटम्स के ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, ओवरलैपिंग से बनाते हैं, जैसे हमने हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा था कि ओवरलैपिंग से बनाते हैं, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। नए जो बनते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो पुराने बनते हैं, पुराने एटॉमिक ऑर्बिटल से मिलकर नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो उसमें 2 तरह के ऑर्बिटल बनते हैं, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग, याद रख लेना, 2 तरह के ऑर्बिटल बनेंगे, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग। दोनों का नंबर सेम होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एटॉमिक ऑर्बिटल बराबर होते हैं। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इक्वल होता है नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, तो भाई ये पॉइंट्स हैं, आपको जस्ट रीड करने हैं। हाफ द लोअर द बॉन्डिंग, हाँ ये 2 तरह के बनते हैं, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, मतलब टोटल जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे उसमें आधे होंगे बॉन्डिंग, आधे होंगे एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग, ये समझ में आ गया? आगे बताऊंगा बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग क्या है।
ये सब रूल फॉलो करते हैं, आउबाउ, हुंस रूल, मैक्सिमम और पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, सारे रूल्स को ही फॉलो करते हैं। ठीक है, अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को कैसे दिखाते हैं, अकॉर्डिंग टू स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। साई बी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ए और बी दो वेव थी, दोनों जुड़ गई, ये हो गया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जस्ट याद करना है, दो वेव जुड़ गई। एंटी बॉन्डिंग का मतलब साई ए एंटी बॉन्डिंग, साई स्मॉल ए, साई ए माइनस साई बी, ए में से बी, दोनों वेव आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर गई, घट गई। ठीक है, वेव फंक्शन ऑफ ए, वेव फंक्शन ऑफ बी, साई ए बड़ा वाला और बी वाला, ये है। ये समझ में आ गया, एफ और जी। यस सर। ठीक है, उसके बाद में ना इस थ्योरी में ये जनरल बातें कुछ आनी जानी है नहीं, नीचे सारी बातें दोबारा से रिपीट हो जाएंगी। ठीक है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बीच में डिफरेंस क्या है, अगर आपको थ्योरी में क्वेश्चन पूछा गया तो ये पूछा जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, और कोई कुछ नहीं पूछेगा, ये पूछेगा। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होते हैं, बीएमओ, एबीएमओ, नाम याद रख लीजिएगा। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर रिजल्ट इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल व्हेन देयर वेव फंक्शन इज एडेड। सीधा सीधा जब वेव फंक्शन एडेड होता है, वेव फंक्शन इज एडेड, लीनियरली कंबाइन करते हैं, ये लीनियरली कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल सीधा जुड़ जाते हैं, और वो क्या होता है, रिजल्ट इन द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल व्हेन देयर वेव फंक्शन आर सब्सट्रैक्टेड, माइनस हो जाते हैं। समझ में आ गया पहला डिफरेंस। यस सर। इलेक्ट्रॉन को एज ए वेव लेंगे तो जब दो वेव जुड़ जाती हैं तो एटॉमिक ऑर्बिटल बनाएंगी, एटॉमिक मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनाएंगी, और जब दो वेव आपस में माइनस हो जाएंगी तो वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगी। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर एंड एंटी बॉन्डिंग, ये है इसका असली कहानी। जनरली इट डज नॉट हैव नोडल प्लेन, इनके बीच में कोई नोडल प्लेन नहीं होता। ठीक है, डजंट हैव नोडल प्लेन, इट इज ऑलवेज हैव ए नोडल प्लेन। इनमें एंटी बॉन्डिंग में हमेशा एक नोडल प्लेन जरूर मिलेगा। कैसे मिलेगा, उसकी शक्ल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। टू न्यूक्लियाई आर बॉन्डेड। तीसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस बिटवीन द टू न्यूक्लियाई, दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। बॉन्ड बनेगा तो बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है ना, सिग्मा बॉन्ड, यस याद है, हाँ सर। अट्रैक्शन होता है। नेक्स्ट इसमें क्या होता है, डेंसिटी डिक्रीजेस, बीच में डेंसिटी डिक्रीज होता है। एंटी बॉन्डिंग, ये बॉन्ड के उलट है, अगर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन गया ना तो बॉन्ड टूट जाएगा, बॉन्ड बनेगा ही नहीं, अगर बॉन्डिंग में जाएगा तो बॉन्ड बनेगा। इसकी कहानी ये है। तो ये बस इतना सा अलग है, इसमें और कुछ नहीं है। रिपल्शन होता है, भी लीड टू रिपल्शन बिटवीन द टू एटम, ये एटम्स के बीच में रिपल्शन से बनते हैं। ठीक है, और ये इनके अंदर डेंसिटी दो न्यूक्लियस के बीच में घट जाती है। एनर्जी जो होती है इसकी लेस होती है, बीएमओ की एनर्जी लेस होती है। ठीक है, एनर्जी इसकी लेस होती है बीएमओ की, है ना, हेंस स्टेबल, तो स्टेबल है। एनर्जी हाई होती है, अनस्टेबल होते हैं ये। नेक्स्ट पांचवा पॉइंट देखिए, इलेक्ट्रॉन प्लेस इन बीएमओ स्टेबलाइज ए मॉलिक्यूल। बीएमओ में अगर इलेक्ट्रॉन तो स्टेबल करता है, और अगर एबीएमओ में एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में तो वो अनस्टेबल करता है। क्लियर है सबको? Yes. एंटी बॉन्डिंग वाला पार्ट समझ नहीं आया सर। एंटी बॉन्डिंग वाला क्या चीज समझ में नहीं आई इसमें? सर बीएमओ तो समझ आ गया कि इससे हम ये स्टेबल ज्यादा होते हैं, इनमें एनर्जी कम होते हैं, पर इनकी डेंसिटी ज्यादा है। एंटी बॉन्डिंग का समझ ही नहीं आया, मतलब कुछ भी कि एंटी बॉन्डिंग जस्ट उसका रिवर्स है बेटा। देखो क्या किया, अभी तक आपने सिर्फ बॉन्डिंग, मतलब दो एटम जुड़ेंगे तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, मतलब बॉन्ड बनेगा। लेकिन बॉन्ड तो बन गया, उस बॉन्ड के कहीं दूसरी तरफ, किसी दूसरी तरफ एक और ऑर्बिटल बनता है जो अभी तक नहीं था, क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का यही नया कॉन्सेप्ट है, दिस इज न्यू कॉन्सेप्ट। वो कहता है कि जहां बॉन्डिंग ऑर्बिटल बन रहे हैं वहीं एंटी बॉन्डिंग भी बनेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन वहां रह रहे हैं तो बॉन्ड नहीं बनेगा, वहां रिपल्शन होती है ओनली, सिंपल। ठीक है, ये नया कॉन्सेप्ट है, आपको इसे ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। सिर्फ डिफरेंसेस है, डायरेक्टली याद कीजिए, जब आप डायग्राम में भरोगे ना उसको तब पता लगेगा कि बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग कैसे बनते हैं, वो भी आ जाएगा, नो वरी। सिर्फ इसके डिफरेंसेस को याद कीजिए। नोटेशन देखिए मॉलिक्यूल्स के लिए, एसपीडीएफ डिपेंडिंग ऑन द शेप, और सिमिलरली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को सिग्मा या पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये है भाई काम की चीज, सिग्मा और पाई, ये दोनों बॉन्डिंग, सिग्मा बॉन्ड बनेगा तो सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई बनेगा तो पाई, ये आपने पढ़ रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एंटी बॉन्डिंग थोड़ा सा अलग है। एंटी बॉन्डिंग को सिग्मा स्टार और पाई स्टार, ये दो नए ऑर्बिटल हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखे, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इन ऑर्बिटल्स को भी बताती है।
वो कहती है बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड तो बन रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड बना, सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई बॉन्ड बना, पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लेकिन इसके अलावा कहीं दूसरी जगह इसका अपोजिट भी बन रहा है, अपोजिट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी बन रहा है, भले ही वो खाली हो लेकिन बन रहा है। समझ में आया? Yes, sir. यस प्रतीक बेटा बोलो। सर वो सर मैं सुन नहीं पाया था सर। सर आपने जब डिफरेंस बताया सर, मेरा नेट सर बीच में आना बंद हो गया था। आई अभी सर रिस्टार्ट करा है अभी। हाँ अब बोलो, चला। कहाँ पर थे आप, ये बताओ। एक्सक्यूज मी सर। सर अब मैं पहले पॉइंट पर था सर, जब आपने पहला पॉइंट बताया सर फिर बंद हो गया सर, अब खुला नोटेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स पे खुला था। ठीक है मैं बताऊं, हाँ बोलो बोलो अभिजीत बेटा। बोलिए बेटा। सर जैसे जो ये हुआ है हमारा बी क्या था यार, बीएमओ वाला, सॉरी एबीएमओ वाला, एंटी बॉन्ड वाला, इसमें आपने बोला कि स्टार लगेगा पाई और सिग्मा के अंदर, तो हमें गिवन होगा ना क्वेश्चन के अंदर अगर रिलेटेड होगा। वेट, सिर्फ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के नाम है, ये नाम है सिर्फ। जहां स्टार लगा मतलब वो एंटी बॉन्डिंग है। जैसे सिग्मा बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड होता है, वैसे एंटी बॉन्ड होता है जो आपको नहीं पढ़ा था। एंटी बॉन्ड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सिग्मा बॉन्ड का एंटी बनता है सिग्मा स्टार बॉन्ड, और पाई बॉन्ड का एंटी बनता है पाई स्टार बॉन्ड। समझ में आया? वो नाम है जैसे, ठीक है। क्या दिया हुआ क्या नहीं वो भी हम बाद में बात करेंगे। देखो भाई पहला पॉइंट आपका हो गया था कि लीनियर कॉम्बिनेशन से बनते हैं दो वेव, जब जुड़ती हैं तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। ये जनरली नोडल प्लेन इनमें नहीं होता, सिंपली एग्जांपल्स हैं और डिफरेंसेस हैं, सीधा याद कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आगे आपको सब कुछ बाद में समझ में आएगा। सिर्फ एक डायग्राम है इसका जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, और उस डायग्राम को करने से सारा कुछ आ जाता है, तो आप उसकी चिंता मत लीनियर कीजिए। कॉम्बिनेशन का मतलब सर मतलब लीनियर स्ट्रक्चर बनता है इनमें, सीधे सीधे कंबाइन होते हैं, सीधे जुड़ जाते हैं लीनियर सर हेड टू कॉम्बिनेशन। हेड। ये स्क्वायर में नहीं जुड़ते। कई बार क्या होता है कि कोई चीज बढ़ रही है तो स्क्वायर में बढ़ रही है, कि मान लो कि मेरे पास 10 रुपए आए, आपके पास 100 रुपए आ रहे हैं, तो क्या हो रहा है? 10 का स्क्वायर हो रहा है। मेरे पास 1000 रुपए आए, आपके पास 10 लाख रुपए आ रहे हैं, 10 का स्क्वायर हो रहा है। समझ में आया? यस सर। लेकिन ये सीधे बढ़ते हैं, मेरे पास 1000 बढ़े तो आपके पास भी 1000 बढ़ेंगे, मेरे पास 10 रुपए बढ़े आपके पास भी 10 रुपए बढ़ेंगे। ये है वो लीनियर, सीधा सीधा, इनमें कोई तिकड़मबाजी नहीं होती। क्लियर है? ओके सर। ठीक है। इसके बाद में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दो न्यूक्लियस के बीच बॉन्ड बनेगा तो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, और अगर बॉन्ड टूटेगा तो न्यूक्लियस के बीच में डेंसिटी नहीं बढ़ेगी, ये बीच में नहीं बढ़ती है। डीएमओ इज लेस, ये लेस एनर्जी होती है, लेस एनर्जी है तभी तो बॉन्ड बन रहा है। इनकी एनर्जी हाई होती है इसलिए बॉन्ड नहीं बनेगा। ठीक है। इसका ये स्टेबल होते हैं, लेस एनर्जी है, बॉन्ड बन रहा है, स्टेबल होगा, ये अनस्टेबल होगा। बस सिंपल सिंपल है। तो आगे बढ़ते हैं अब जरा, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, LCAO मेथड, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मेथड है। सीधा सीधा वही LCAO इसको बोल देते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ऊपर लिखा हुआ था जो, मैं यहां इसको फिर से लिख देता हूं चलो, ताकि आपको याद रहे। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। अब ये कैसे बनते हैं, इनकी शेप याद रखनी है भाई। जैसे हमने पहले कुछ शेप्स याद की थी, बॉन्ड कैसे बनता है कैसे नहीं, यहां पर भी वही याद रखना है। तो देखो कंबाइनेशन ऑफ एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल कैसे कंबाइन होते हैं, तो दो एस ऑर्बिटल हमने ऐसे कंबिनेशन किया था जो ओवरलैपिंग इस तरह से होती है। क्लियर है? ये बात याद है सबको? हाँ जी सर। सिग्मा बॉन्ड बनता है इससे, सिग्मा बॉन्ड। लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि ये सिग्मा बॉन्ड तो बन गया, तो ये बोल रहा है अगर सिग्मा बॉन्ड ऐसा दिखा रहे हो तो हम ऐसा दिखाएंगे, ऐसा नहीं ऐसा दिखाएंगे। ये है सिग्मा 1s। समझ में आ गया भाई सिग्मा 1s कैसा होता है? ऊपर में नीचे वाले में क्या डिफरेंस क्या हुआ? ऊपर नीचे वाले में और बगल वाले में भी सब कुछ सेम ही तो है। लगभग सब कुछ सेम है, बताता हूं आपको क्या डिफरेंस है। ठीक है, यानी कि लोअर एनर्जी पर बनेगा ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक तो इसकी एनर्जी लो होगी, एक होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगा। लो है तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब वो कहता है कि ये तो एडिशन हो गया, दोनों वेव अगर जुड़ गई तो एडिशन हो गया और ये वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। अब अगर ये वेव, इसको सिग्मा 1s बोलेंगे, सिग्मा स्टार 1s, यानी दोनों वेव सब्सट्रैक्ट हो रही हैं, तो यहाँ देखो इसने क्या करा, इसने एक नोडल प्लेन डाल दिया, यानी ये एक दूसरे से एक्चुअल में ये क्या होते हैं, ये ऐसा होता है, ऐसा। ये समझ में आ रहा है? और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग 0 हो जाती है। पी के जैसा नहीं है, ये याद रख लेना। ये भी मैंने थोड़ा सा वो बना दिया, इसको ऐसे बनाइए, ये लीजिए,
ये समझ में आया? Yes, sir. यस सर। ये अरे ऐसा होता सब्ट्रैक्शन है। का क्या मतलब है इधर? क्या? सब्ट्रैक्शन का मतलब एक बार समझा दो सर। सब्सट्रैक्शन का मतलब वेव जो है ना, वेव, वेव आपस में सब्सट्रैक्ट हो गई। वेव सब्सट्रैक्ट होने का मतलब क्या है? आपने कैसे? देखा है कि जैसे मान लीजिए इंटरेक्शन एंड रेरिफेक्शन और इंटरेक्शंस होता है वेव का, तो क्या होता है, जैसे मान लो कि यहां से एक वेव आ रही है, एक इधर से वेव आ रही है, दोनों एक पॉइंट पे आगे मिल गई, तो ये क्या करेंगी, आगे जब जाएंगी ना, या तो होगा कि इनका एम्पलीट्यूड डबल हो जाएगा, ये समझ में आ रहा है, हाँ सर। यस सर। या फिर क्या होता है कि अगर ये दो वेव आ रही हैं, ठीक है, तो हो सकता है एक वेव दूसरे वेव के जस्ट क्रॉस में हो, उलट चल रही हो, जस्ट उल्टा चल रही हो एक वेव दूसरे वेव के, तो इनका अगर जब ये बनेंगी तो इनका जो है एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, बिल्कुल कम। ये समझ में आया? हाँ सर। यानी कि आप इन्हें ये कह सकते हैं कि ये छोटी हो गई, छोटी, जितनी थी उससे भी छोटी हो गई है, ठीक है। तो ये हो गया सब्सट्रैक्शन, वो हो गया एडिशन। ये वेव का एडिशन है, वेव एडिशन। ओके सर। वेव्स ऐसे ऐड होती हैं, ये आपने फिजिक्स में शायद कहीं पढ़ा होगा, और ये वेव सब्सट्रैक्ट हो रही हैं। सर तो मतलब अगर रिवर्स वेव्स मतलब चल रही है तो वो सब्ट्रैक्ट करेंगे और सेम वेव चल रही है तो वो ऐड करेंगे। ऐसा नहीं वो कह रहा है, वो कह रहा है इलेक्ट्रॉन की वेव जो है वो जब ऐड होती हैं तो वो एक अलग सा मॉलिक्यूल अलग से जगह बना देंगे, अलग ऑर्बिटल बना देंगे, जिसको बॉन्डिंग बोलते हैं। लेकिन वो ऐड होने के साथ सब्सट्रैक्ट भी हो सकती हैं, तो अगर वो सब्सट्रैक्ट होंगी तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। तो अगर वो ऐड हो गई मतलब इलेक्ट्रॉन वहां आ गए एडिशन वाले में, तो ठीक है, बॉन्ड बन जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन वहां नहीं आए और वो हायर ऑर्बिटल में चले गए तो बॉन्ड नहीं बनेगा। ये समझ में आया? यस सर। तो सर और हमें कैसे पता यस लगेगा कि सर। बॉन्ड ऐड हो रहा है बॉन्ड वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है? सब बताया जाएगा, रुक जाइए, उसको जब हम करेंगे तो आपको सीधा हम इलेक्ट्रॉन भरना सीखेंगे कि कब बॉन्डिंग में जाएगा, कब एंटी बॉन्डिंग में जाएगा, वो सब सीखने वाले हैं। तो फिलहाल आपके लिए सिर्फ डायग्राम है कि बॉन्डिंग बनता है तो ऐसा बनता है, एंटी बॉन्डिंग बनता है तो ऐसा बनता है। ये है एंटी बॉन्डिंग, ठीक है, और इसमें एक माइनस है एक प्लस है, और बॉन्डिंग में दोनों प्लस है। समझ में आ गया भाई? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसी को बोलेंगे सिग्मा स्टार, क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड बना रहा था एसएस, और तो वो सिग्मा स्टार बनेगा। क्लियर है? सर यस सर। सब्ट्रैक्शन एडिशन, दैट इज ओवरलैपिंग। और इसके पास में 1s के पास में वन नोडल प्लेन होता है, याद रख लेना, वन नोडल प्लेन, नोड ये है इसका, ये नोडल प्लेन है जो मैंने लाइन लगाई। आगे बढ़ते हैं अब जरा, अब इसके डायग्राम याद करने और इसमें कुछ नहीं करना है, बाकी सब कुछ सेम ही है। अब बात करते हैं अगर p ऑर्बिटल, ये देखिए ये p ऑर्बिटल है, यहाँ पर ओवरलैप कर रहा है p ऑर्बिटल, इस तरह का p ऑर्बिटल था, यहाँ भी इस तरह का p ऑर्बिटल था, ओवरलैपिंग यहाँ हो रही है। समझ में आया? Yes, sir. तो p ऑर्बिटल जब ऐसा करेगा, s का तो हमें पता लग गया, p ऑर्बिटल अगर ऐसा करेगा, सिग्मा बॉन्ड बना रहा है p ऑर्बिटल, तो p ऑर्बिटल में सिग्मा बॉन्ड में सिग्मा px, हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा px ऐसा बनेगा। समझ में आया ये सबको? बीच में पॉजिटिव, इधर उधर नेगेटिव, ठीक है। और इसमें कोई नोडल प्लेन नहीं है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया। जब ये जुड़ जाएंगे, ऐड होंगे, जब ये सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, तब क्या होगा सब्सट्रैक्शन में, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से, यानी यहाँ इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कम होगी न्यूक्लियस के बीच में, और दूसरी तरफ ज्यादा होगी। समझ में आ गया? हाँ भाई, डायग्राम याद करना है, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग वाले याद रख लेना, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दैट इज। यस थोड़ा बेटा, आया सर। क्या? थोड़ा 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 आया। थोड़ा नहीं, मॉलिक्यूल का डायग्राम सीधा याद करना आपको, कि बॉन्डिंग रट जब ले। p बनाएगा तो p ऐसा बनाएगा, एंटी बॉन्डिंग जब बनाएगा तो एंटी बॉन्डिंग p ऐसा बनाएगा, s जब बॉन्डिंग बनाएगा तो ऐसा, और एंटी बॉन्डिंग बनाएगा तो ऐसा। समझ में आ? अभी तक हमने सिर्फ बॉन्डिंग के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के डायग्राम बनाए हैं, बॉन्ड बनाया है अभी तक, एंटी बॉन्ड वाला ऑर्बिटल ही नहीं बनाया, तो वो नया है, तो वो याद करना पड़ेगा, रट्टा लगाओ उसका, सीधी सी बात है। जैसे एस ठीक है। ऑर्बिटल की शेप सीखी थी, तो कैसी होती है एस ऑर्बिटल की शेप? स्फेरिकल। पी सीखा था ऐसे। अब इसमें क्या समझा आपने कि ये डंबल शेप होता है? याद किया ना? लाइक दैट, ये पी ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग बनाएगा तो ऐसा बनाता है, बॉन्डिंग बनाएगा तो ऐसा बनाता है, सीधी बात। जब सिग्मा बॉन्ड बनता है, और ये सिग्मा स्टार पीएक्स होगा, सिग्मा स्टार, याद रख लेना, सिग्मा स्टार है ये। आई थिंक यहाँ स्टार लगाना वैसे ठीक नहीं है, ये कोमा ही ठीक है इसका। समझ में आ गया? अभी एंटी बॉन्डिंग स्टार लगेगा उसके ऊपर, पीएक्स, ये यहाँ लिखा हुआ है, इसके पास में एक नोडल प्लेन है। आगे देखो, अगर p ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाएगा, ये हमें पता है पाई बॉन्ड ऐसे बनता है,
लेकिन एमओटी कहती है कि पाई बॉन्ड के अंदर भी दो तरीके होंगे। तो देखो इसके अंदर नोडल प्लेन मिलेगा पाई बॉन्ड में, पी वाई और पी जेड दोनों के दोनों पाई बॉन्ड बनाते हैं, पाई पी वाई पाई पी जेड दोनों में से कोई भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पी वाई और पी जेड दोनों पाई बॉन्ड बनाते हैं, दोनों में से कोई भी एक मान लो, ये दूसरा भी ऐसा ही होगा। तो वो बोलता है कि पी ऑर्बिटल एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बन गए, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। एक नोडल प्लेन भी है इसके पास, ये ध्यान रख लेना भाई, एक नोडल प्लेन। हाँ बेटा, सर मतलब जो पाई बॉन्ड है सर, पाई बॉन्ड में सर मतलब पाई बॉन्ड में आपका एडिशन में भी नोडल प्लेन होगी, और सॉरी सर, एंटी हाँ सर, बॉन्डिंग पाई में बॉन्ड भी, में एडिशन में भी ओवरलैपिंग होगी। हाँ लेकिन एंटी बॉन्डिंग वाले में दो होंगे, सब्सट्रैक्शन में दो होंगे वहां, ये ओके ध्यान रख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर दो नोडल प्लेन है, एक ये रहा और एक ये रहा नोडल प्लेन, और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है पाई स्टार पी वाई पाई स्टार पी पी जेड, दोनों में से कोई एक, मतलब दूसरा भी ऐसा ही बनेगा। तो एंटी बॉन्डिंग कैसे बनते हैं, आमने सामने नेगेटिव, आमने सामने पॉजिटिव, ऐसे एंटी बॉन्डिंग है। और ये बिल्कुल वैसा है जैसे डी ऑर्बिटल होता है, लेकिन ये अलग चीज है। तो आपको ये ऑर्बिटल के डायग्राम याद ही करने पड़ेंगे। यस, क्लियर है सबको? यस सर। ये तो थे डायग्राम जो पेपर में कभी कभी पूछ लेते हैं कि इसकी शक्ल बताओ कैसी होगी, ठीक है। तो ये बहुत रेयरली काम आता है, लेकिन याद होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। असली चीज क्या है एमओटी की, अब असली चीज नीचे है भाई, ये है असली चीज, एनर्जी लेवल डायग्राम, जो कैसे भरने हैं इलेक्ट्रॉन, क्या टंटा करना है, कैसे प्रॉब्लमेटिक होगा इसमें, वो सब यहाँ पर है, ठीक है। देखिए ये क्या कह रहा है, एनर्जी लेवल डायग्राम, O2 F2 Ne2 बियॉन्ड N2, N2 से पहले पहले, समझ में आया? N2 से पहले पहले या N2 के बाद, N2 के बाद वाले हैं ये तो, है ना, N2 के बाद वाले हैं सारे के सारे। यस, क्लियर है? हाँ भाई, ये बात समझ में आई, ये नाइट्रोजन के बाद वाले हैं सारे, नाइट्रोजन से पहले वाले अलग भरे जाएंगे, नाइट्रोजन के बाद वाले अलग भरे जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। यस तो आपको इस थ्योरी के अंदर कुछ याद हो ना हो, लेकिन ये सामने जो डायग्राम लिखा हुआ है बस ये याद होना चाहिए हर कीमत पर, ये याद होना चाहिए। तो इसको याद कैसे करते हैं, बहुत आसान है। देखो नीचे क्या है, ये मान लो 1s2 कोई एक मॉलिक्यूल है, कौन सा भर रखा है इन्होंने, देखें 2p में कितने हैं, 4 हैं, 4 और 4 8, ऑक्सीजन भर रखा है। तो देखो ये ऑक्सीजन का एटम है, ये दूसरा एटम है ऑक्सीजन का, ये समझ में आ रही है मेरी बात? यस सर। ये दो एटम है हमारे पास ऑक्सीजन के, और दोनों एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है मुझे, 1s2, ठीक है। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, मैंने 2 भर दिए यहाँ पे, 2s2 2 भर दिए यहाँ पे, 2p में 4, 2p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, px py pz, तीनों में 4 इलेक्ट्रॉन भर दिए, समझ में आ गया? सर यस सर। सर फिर से बता दो सर एक हाँ बार। बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं बेटा ऑक्सीजन की, ये डायग्राम कैसे याद करना है बस ये इंपॉर्टेंट है इसमें, एमओटी इस डायग्राम पर ही डिपेंड करती है सारी की सारी। पीछे सिर्फ मॉलिक्यूल्स के डायग्राम थे, और ये उसका एनर्जी लेवल डायग्राम है, जो एमओटी की असली कहानी यहाँ से आपको समझ में आएगी। तो देखिए क्या हो रहा है, नहीं आ रहा इसमें, कैसा अजीब सा डायग्राम बता बना रहा है। हूँ, सुनो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आती है ना, यस सर आती है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, एटॉमिक नंबर 8 है, ठीक है, 1s2 that will be 1s2, 2s2, 2p में कितने होंगे, 4, सर 4। बस यही भरा मैंने। अब देखो हमें पता है फर्स्ट s की एनर्जी कम होती है, सेकंड वाले की ज्यादा होती है, 2p के तीनों की सेम होती है, तो मैंने यही भरा, इसकी एनर्जी कम है इसको नीचे दिखाया, इसकी एनर्जी ज्यादा है इसको यहाँ दिखाया, इसकी एनर्जी और ज्यादा है इसको यहाँ दिखाया। आप बीच में क्या हो रहा है उसकी तरफ ध्यान मत दो, सिर्फ ये लाइन लगी ना, ये इसको ध्यान दो, सिर्फ यहाँ पर ध्यान दो कि ये मैंने भर दिया, ये समझ में आया कि नहीं? यस सर ये तो आ यस गया। ठीक है, अब सेम दूसरा एटम लिया मैंने, दूसरे एटम के भी ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भर दी, ये लो दूसरे एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी भरी गई, समझ में आ गया इतना सबको? सर ये दूसरा आइटम की ठीक है, ऑक्सीजन अब के। ये चीज ऑक्सीजन ही है, नीचे ऑक्सीजन लिखा देखो 1s2 2s2 2p4 सब सेम तो है, क्लियर है? क्लियर है सर। ठीक है, अब आगे देखो क्या करना है, अब हमें एटॉमिक ऑर्बिटल, एक तो ये मेरे पास एटम है, एक ये एटम है,
दोनों के इलेक्ट्रॉन्स के एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करने हैं, तो इसका 1s और इसका 1s, दो ऑर्बिटल हो गए। यस, यस सर। दोनों को मिक्स किया, मिक्स करने पर दो नए ऑर्बिटल बनेंगे। नए ऑर्बिटल जो बनेंगे, एक की एनर्जी हाई होगी, एक की एनर्जी लो होगी, हाई एनर्जी लो एनर्जी। क्लियर है? यस सर। एस ऑर्बिटल क्या बनाता है? एस एस सिग्मा बॉन्ड बनाता है। तो यहां पर अब यही चीज आपको देखनी है कि इन दोनों ऑर्बिटल्स को जोड़ना है आपको। तो मैंने 1s में दो थे, 1s में दो थे, टोटल इलेक्ट्रॉन मेरे पास है 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। और ऑर्बिटल कितने हैं? ऑर्बिटल है 2। तो मुझे 2 नए ऑर्बिटल बनाने हैं। तो एक मैं बनाऊंगा नीचे लोअर लेवल, एक हायर लेवल। क्यों? क्योंकि एक बनेगा बॉन्डिंग, एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग। यानी मुझे सिर्फ इतने वाला हिस्सा देखना है, नीचे वाला, ऊपर वाला नहीं देखना। तो देखो क्या हो रहा है, 1s 1s, दो इलेक्ट्रॉन थे, टोटल हो गए 4 को टोटल इलेक्ट्रॉन्स 4 भरने हैं। ऑर्बिटल कितने मिक्स हुए थे? 2। तो 2 नए बनाऊंगा, 2 नए बनेंगे तो एक बनेगा बॉन्डिंग बनेगा लोअर एनर्जी, एंटी बॉन्डिंग बनेगा हायर एनर्जी। अब एक बात ध्यान देने वाली, सिग्मा बनेगा कि पाई? एस ऑर्बिटल तो सिग्मा बॉन्ड ही बनाता है, तो सिग्मा बनेगा यहां पर 1s सिग्मा और 1s सिग्मा स्टार। एंटी बॉन्डिंग के लिए 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 2 नीचे भर दिए, 2 ऊपर भर दिए, अपने आप आगे एंटी बॉन्डिंग में, क्योंकि 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन में भर ही नहीं सकता। समझ में आया ये? यस सर, आप आ गए। ठीक है। अब सेम मुझे क्या करना है, अब मुझे देखना है सिर्फ इस बॉक्स को, ये ऊपर वाले बॉक्स को, सिर्फ इसको चेक करना है। ठीक है। अब इस बॉक्स के अंदर क्या है? 2s, ये 2s में 2 है, ये 2s में 2 है, टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 4। ऑर्बिटल कितने हैं? 2 ऑर्बिटल हैं, तो 2 नए बनेंगे, एक बनेगा बॉन्डिंग, एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग। अब बात करते हैं, ये s है, ये भी s है, तो s ऑर्बिटल क्या करते हैं? सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। तो सिग्मा 2s बनेगा और सिग्मा स्टार 2s बनेगा। और फिर क्या करूंगा, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 नीचे आ जाएंगे, 2 ऊपर, बात खत्म। समझ में आया? Yes, sir. यस सर। मतलब 1s और 2s का तो सेम टू सेम है। इस यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए और होती भी नहीं है। क्लियर है भैया सबको? यस सर। सर दिक्कत तो ऊपर वाले में लग रही है। अब ऊपर वाला बहुत आसान है। ऊपर वाला p ऑर्बिटल पहला बॉन्ड बनाएगा, हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेगा, तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा? सिग्मा। तो सिग्मा। एक बनेगा सिग्मा, और सिग्मा बनने के बाद फिर दोनों पाई बनेंगे। p ऑर्बिटल ही पाई बनाता है। क्लियर है? यस सर। तो एक बॉन्ड बनेगा सिग्मा और 2 बनेंगे पाई। टोटल ऑर्बिटल देखो कितने हैं? 6 ऑर्बिटल हैं, तो 6 ही नए ऑर्बिटल बनेंगे। 3 बनेंगे बॉन्डिंग, 3 बनेंगे एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग वालों की एनर्जी ज्यादा, बॉन्डिंग वालों की एनर्जी कम। क्लियर है? Yes, sir. Clear है। तो सिग्मा देखो अब कौन सा बनाता है, याद रखना, सिग्मा बॉन्ड जो हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता है। वैसे तो 2px 2py 2pz तीनों ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? सेम एनर्जी होते हैं, सेम शेप होती है। लेकिन हम मानते हैं कि जो सबसे पहले आपस में सिर से सिर भिड़ाते हैं ना और बॉन्ड बनाते हैं, वो जेड एक्सिस को ही हमने कन्वीनियंटली मान लिया कि जेड एक्सिस वाले बनाते हैं। आप कोई भी बना सकते हो, लेकिन इन्होंने मान लिया जेड, तो भाई अब आपको जेड ही याद करना पड़ेगा। तो यानी हेड टू हेड ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड हमेशा जेड ऑर्बिटल ही बनाता है। सबसे पहली ओवरलैपिंग जेड ऑर्बिटल के बीच में ही होती है। ये याद रहेगा सबको? यस सर, याद रहेगा। इसका मतलब सिग्मा बॉन्ड अगर पी का कोई सिग्मा बॉन्ड बन रहा है तो वो पी जेड बनाएगा, तो 2p z सिग्मा बनाता है। सिग्मा बना तो सिग्मा स्टार भी बनेगा, और सिग्मा स्टार सबसे ऊपर है, याद रख लेना। जितना नीचे ये होगा उतना ही ऊपर ही होगा। सिग्मा बॉन्ड सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। अगर सिग्मा बॉन्ड सबसे ज्यादा स्टेबल है, अब मैं बाकी की चीजें रब कर रहा हूँ, सिग्मा बॉन्ड अगर सबसे ज्यादा स्टेबल है तो सिग्मा स्टार सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा। जितनी इसकी नीचे आएगी एनर्जी, उतनी उसकी ऊपर जाएगी एनर्जी एंटी बॉन्डिंग की। तो 2 ऑर्बिटल बना दिए, 6 ऑर्बिटल बनाने हैं अपने को, 3 इधर है 3 इधर है, और 6 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने भरने हैं भाई? 4 इलेक्ट्रॉन ये थे, 4 ये थे, 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, बस सीधी सी बात। समझ में आया? Yes, sir. यस सर, आ गया। तो देखिए सिग्मा 2pz ऑर्बिटल जो बनेगा तो सिग्मा स्टार बनेगा। 2 ऑर्बिटल तो हमने बना लिया। सबसे पहला बॉन्ड बनेगा सिग्मा, और सिग्मा 2pz ऑर्बिटल के अंदर ही बनेगा वो, तो सिग्मा स्टार 2pz ऑर्बिटल भी एग्जिस्ट करेगा। वो होता हमने देखा नहीं है, बट एग्जिस्ट करता है वो। अब बात आती है बाकी के दो ऑर्बिटल रह गए, px और py, 2px और 2py, ये दोनों ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो दोनों ऑर्बिटल पाई 2px, अब देखो जरा, इसका नाम है पाई 2px, इसका नाम भी पाई 2py है। दोनों की एनर्जी सेम होती है, बिल्कुल सेम, ये ऊपर नीचे नहीं है, बिल्कुल सेम एनर्जी है।
तो ये जो पाई बॉन्ड बनाएंगे तो इनकी एनर्जी सिग्मा से होगी हाइयर, लेकिन अगर इनकी एनर्जी सिग्मा से हाई है तो सिग्मा स्टार से लो होगी, क्योंकि ये नीचे इनकी एनर्जी कम है तो ऊपर भी कम ही इंक्रीज होगी, जितनी डिक्रीज हुई उतनी इंक्रीज होती है स्टार वालों की। क्लियर है? Yes, sir. यस तो सर। यहाँ पर दो बन गए पाई स्टार 2px 2py, दो बन गए पाई 2px पाई 2py और पाई 2px, और एक बन गया सिग्मा 2pz, एक बन गया सिग्मा स्टार 2pz। तो वो स्टार वाले और ये सारे हो गए। तो 6 ऑर्बिटल, 3 ये रहे 3 ये, 6 ऑर्बिटल बना दिए। अब मुझे भरने हैं इलेक्ट्रॉन, 4 ये थे 4 ये थे, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। सबसे नीचे से भरना शुरू करूंगा, नीचे वाले में 2 भरे, फिर इनमें एक एक भरूंगा भाई, एक एक। कितने हो गए? 4 हो गए, फिर एक और भरूंगा, 6 हो गए। एक एक क्यों भरूंगा पता है? सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में, डीजेनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं उनको, सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरिए, सीधा पहले वाले में 2 भर दिए और दूसरे को खाली रख दिया, ऐसा नहीं करते हैं। बराबर डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, क्योंकि एनर्जी इनकी सेम है, इन दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है। ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. यस सर। तो यहां मैं पहले एक भरूंगा, फिर इसमें एक भरूंगा, फिर अभी भी इलेक्ट्रॉन खाली है तो दोनों में 2-2 भर दूंगा। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए अभी तक? टोटल हो गए 6। यस, क्लियर है? 2 ये और वाली भरने चीज नहीं हैं, आई क्लियर सर है। अभी थी। टोटल 8 थे तो 2 और भरने, एक इसमें भर दिया, एक इसमें भर दिया, भर दिए। यस, क्लियर हुआ? सर ये वाली चीज थोड़ी समझ में नहीं आई, सर इलेक्ट्रॉन के भरने कैसे हैं? देखो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, इधर के काउंट कर लो, इधर के काउंट कर लो, 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 2 इसमें भरे। फिर ये दोनों की एनर्जी सेम है, मैंने बोला था इनकी एनर्जी सेम है और इनकी भी एनर्जी सेम है। तो अगर एनर्जी सेम होती है उन ऑर्बिटल को बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के अंदर सबसे पहले ये दोनों में सिंगल सिंगल भरो। पहले देखो, मान लो कि 2 ऑर्बिटल अपने पास, सीधी सी बात है, हम एक डब्बा बना लेते हैं, इसके अंदर सिर्फ 2 ऑर्बिटल अपने पास, तो इसमें एक भरो, इसमें एक भरो। आप ऐसा नहीं कर सकते कि दोनों इसमें भर दो, गलत है। पहले एक इलेक्ट्रॉन भरना तो सिर्फ इसमें भरेगा, 2 भरने हैं तो इसमें आएगा दूसरा, डायरेक्ट इसमें नहीं भर सकते। ठीक है, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ये वो वाले रूल है डीजेनरेसी, सेकंड लेसन में बताया था, लेकिन आप लोगों ने डेफिनेटली प्रैक्टिस नहीं की है, इसलिए मेरा जोर ज्यादा लग रहा है। पता है, ये छोटी सी बात बताने के लिए अगर मेरा जोर लग रहा है, डेफिनेटली आपने पीछे प्रैक्टिस बहुत कम की है, वरना ये चीज बताने के लायक ही नहीं थी। मैं डायरेक्ट बोल सकता था कि 2-2 भर दो सीधा, समझ गए? तो सोचिए कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मैं पीछे वाली कहानी पर ही बार बार उसको रिपीट कर रहा हूं, इस वजह से सिलेबस लेट होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेसन में फिर से वही प्रॉब्लम आती है, सेम प्रॉब्लम बार बार आती है, और उससे होता क्या है पता है? आपका सिलेबस लेट चलता है, फिर लास्ट में जाके खींचना पड़ेगा, और उसके बाद में याद तो आपने फिर भी नहीं करना, रिजल्ट आता है 0। दैट इज वाई कहते हैं कि प्रैक्टिस इतनी कीजिए कि आपको पीछे वाला सारा याद हो। तो मुझे इसमें अभी जोर ना लगता, डायरेक्ट बताता कि 8 इलेक्ट्रॉन है, सारे भर दो, ऑर्बिटल आपको पता है कैसे भरना है, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी सब सेम टू सेम फॉलो होने वाले हैं। तो यहाँ सेम एनर्जी वाले अगर ऑर्बिटल होते हैं तो उनमें पहले एक एक इलेक्ट्रॉन आता है, फिर पेयरिंग स्टार्ट होती है, तो इसमें 2 आ गए, फिर इसमें दूसरा आएगा, ऐसे भरे जाते हैं। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए तो इसमें पहले एक आएगा, फिर एक आएगा, लेकिन अभी मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास तो कितने 8 है, तो 5वां इलेक्ट्रॉन भरा, 6ठा इलेक्ट्रॉन, मतलब दोनों में पेयरिंग होगी, 6 इलेक्ट्रॉन आ गए टोटल। फिर 7वां और 8वां एक इसमें भरा जाएगा, एक इसमें भरा जाएगा। आप दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें 0 कर दो और इसमें दोनों भर दो, ये गलत है, ऐसा नहीं कर सकते। ये बात समझ में आ गई? क्यों? क्योंकि दोनों की एनर्जी सेम है, सेम एनर्जी तो दोनों में सेम डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो ये इस तरह से एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा। अब आपने टोटल 8 भर दिए, ऊपर वाला तो इलेक्ट्रॉन खाली रहेगा, बात खत्म। क्लियर है भाई? Yes, sir. यस सर तो क्लियर है। ये ऑक्सीजन O2 का मॉलिक्यूल बन गया। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो कैसे लिखनी है। ये डायग्राम अगर याद है तो देखो, सिग्मा 1s में कितने भरे हैं? 2 है कि नहीं है? यस सर 2 हैं। सिग्मा स्टार 1s में 2, सिग्मा 2s में 2, सिग्मा स्टार 2s में 2, सिग्मा 2pz में 2, सिग्मा पाई 2px में 2, पाई 2py में 2, पाई स्टार 2px में 1, पाई स्टार 2py में 1, और पाई स्टार 2pz में 0। हो गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, समझ में आया? यस सर आ गया। ये आ गया तो ये ऊपर लिखी हुई है। अब ये मेरे से मत पूछना ये क्या लिखा हुआ है, ये देख लो, ये लाइन लगा रहा हूँ, ये समझ में आ रही है क्या लिखा हुआ है? हाँ सर, ये एनर्जी का ऑर्डर लिखा हुआ है सर। यही लिखा हुआ है जो नीचे से लेकर ऊपर तक इसको सीधी लाइन में लिख दिया, और जिसकी एनर्जी ज्यादा है उसको सबसे बाद में लिखा है, वही है। इसको नीचे से ऊपर तक सीधी लाइन में लिख दो, डायग्राम याद कर लो, सब कुछ याद हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द लेसन और पार्ट ऑफ द एमओटी।
इसके ऊपर क्वेश्चन पक्का आता है, नीट में भी IIT में भी पक्का आता है इस पे क्वेश्चन। अगर इस लेसन में से क्वेश्चन आया तो इस पे पक्का आएगा। यस, क्लियर है? यस सर क्लियर है। ठीक है, तो अब देखिए जरा आगे क्या होगा। तो यहां हमने इलेक्ट्रॉन, एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो बेटा। सर कल की क्लास में एक बार ये वापस रिवाइज करा दोगे प्लीज? क्या चीज? ये जो आपने अभी कराया सर, ये थोड़ा अभी बेटा ये आज डायग्राम याद करना है, रिवाइज तो मैं करवा दूंगा, डायग्राम याद थोड़ा हो सकता है। आप अभी कोशिश क्या कर रहे हो कि डायग्राम को याद करवा दूं मैं नहीं करवा सकूंगा, वो आपको करना पड़ेगा डायग्राम याद। इसलिए नहीं समझ में आ रहा क्योंकि डायग्राम याद नहीं। देखो इसमें क्या मंत्र पढ़े मैंने, कुछ भी तो नहीं किया, ध्यान दो। समझ में कुछ ना आया तो पूछ सकते हो, याद तो करना ही पड़ेगा। आपको लग रहा है कि हम प्रैक्टिस ना करें और अपने आप हो जाए, वो पॉसिबल ही नहीं। यही मैं बोलता हूँ, पीछे वाला बहुत कुछ अच्छे से कर रखा है तो आगे वाला ज्यादा बेटरली समझ में आता है। और आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हो, बिल्कुल भी नहीं। +1 वालों को सबको देखा है मैंने, शायद ही कोई बच्चा होगा जो पीछे प्रैक्टिस करता होगा और याद करता होगा, वरना आप लोग याद तो करते ही नहीं हो। ये सारा मैटर लिख के देखा कीजिए। अभी नोटबुक और पेन कितने बच्चों के हाथ में और कितने बच्चों ने ये डायग्राम बनाया है? क्या कोई मेरे को स्क्रीन पे दिखा सकता है? नहीं बनाया होगा ना। और इस डायग्राम को मैं आधे घंटे से, लगभग 15 से 20 मिनट से इस डायग्राम के ऊपर बोले जा रहा हूँ। 15 मिनट लगते हैं इस डायग्राम को बनाने में। चलो मैं अभी बना के देखता हूँ और आपके सामने टाइम नोट करता हूँ। टाइम हुआ 9:03। ठीक है, देखो कैसे बनेगा। 1s यहाँ पर 0, दूसरा 1s यहाँ पर 0, मतलब खाली ऑर्बिटल है। इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, एक की एनर्जी कम होगी और यहाँ पर एक ऑर्बिटल बनेगा, और एक की एनर्जी बढ़ जाएगी और यहाँ पर एक ऑर्बिटल बनेगा। जिसकी एनर्जी बढ़ गई ये बना सिग्मा 1s, ये बना सिग्मा स्टार 1s। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन अगर हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो लिखनी आती है ना, तो एक एटम की इस तरफ एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चलती है, दूसरी तरफ भी एटम की। 2 एटम्स को जोड़ रहे हो आप, ये ऑक्सीजन का एटम, ये ऑक्सीजन का एटम, इन दोनों को जोड़ के मॉलिक्यूल बना रहे हो, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये एटम की है, एटम की तो लिखनी आती होगी। यहाँ पर भी 2 आएंगे, 1s में दोनों में 2 होते हैं। टोटल कितने हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इसमें आ गए, 2 इसमें आ गए। ये लो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 भर गया। उसके बाद देखो जरा, और याद रखना कि मैं समझा भी रहा हूं। 2s तो यहां पर ये दूसरा आएगा, ये भी 2s आएगा। ठीक है, 2s में इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एटम की, इसमें भी 2 होते हैं 2s में। और ये लो, अब ये बन गया सिग्मा 2s2 और ये बनेगा सिग्मा स्टार 2s2। यहां पर भी 2 आएंगे, यहां पर भी 2। कैसे? ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, सीधे सीधे भर दिए चारों इन दोनों के बीच में। अब आगे क्या? p ऑर्बिटल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3, चाहे चौरस डब्बा बना लो। 2px 2py 2pz। p के अंदर ऑक्सीजन के p में 1 में 2 होते हैं, बाकी में 1 1 इलेक्ट्रॉन होता है। सेम मैंने यहां पर बना दिया, 3 इस तरफ बन गए, 2px 2py और 2pz। तो इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिए। अब मुझे क्या करना है? सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा, 2pz एक्सिस में सिग्मा बॉन्ड बनता है। समझ में आया? 6 टोटल कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन इधर है, 4 इधर है, 8 भरने हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां भर दिए, ये बन गया मेरा सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा 2pz। उसके बाद पाई बॉन्ड बनता है, तो पाई क्या बनेगा? अब पाई ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है, ये लो मैंने सेम एनर्जी रख दी दोनों की, तो ये क्या कौन सा बनेगा? 2py और 2px ऑर्बिटल। और कौन से बनेंगे? ये पाई बॉन्ड बनाएंगे, तो पाई 2py और पाई 2pz और पाई 2px बनेगा। उसके बाद यही पाई वालों की एनर्जी हाई हो जाती है, ये बनेगा पाई 2py और पाई 2px। और इसके अंदर भी अब उससे ऊपर, सबसे ऊपर होता है सिग्मा स्टार वाला, सिग्मा स्टार, और ये पाई स्टार वाले हैं, ये दोनों पाई स्टार वाले हैं, क्योंकि पाई के 2 ऑर्बिटल हैं और 3 ये। अपने पी के 3 ऑर्बिटल तो बना दिए, लेकिन आपके पास 6 ऑर्बिटल थे, और ये लो बन गया इनका एनर्जी लेवल भी। ये लो हो गया ऑर्बिटल पूरा। 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 2 इसमें 2 इसमें 4 2 6, 1 1 इसमें आएगा, 8 हो गए पूरे। कितना टाइम लगा? वो भी बोलते हुए 6 मिनट, 3 मिनट में। और मैं 15 मिनट से अगर बोल रहा हूं तो कितने बार बना सकते हो? 5 बार सेम। अगर ये स्ट्रक्चर बना लो ना 5 बार, तो ये वैसे ही क्रैम हो जाएगा। इसी का रट्टा मारना है। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल का डायग्राम है कि मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कैसे होती है। बताओ इसमें किस लॉजिक से आपको ये समझ में आएगा कि इसकी एनर्जी कम है, इसकी ज्यादा है?
1s है ऑब्वियस है कम है, 2s है ज्यादा है, 2p उससे ज्यादा होता है। दैट्स द लॉजिक। समझ में आया? यस सर, आ गया। तो अगर आप बना के देखोगे, मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कुछ भी मंत्र पढ़ने वाली बात है और कुछ भी मुश्किल, आई डोंट थिंक कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। तो ये वही चीज यहां पर लिखी हुई है और यही याद करनी है। अगर ये याद हो गया तो समझ लो एमओटी आ गई। बस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में स्ट्रक्चर्स याद करने, मुझे लगता है ये सबसे आसान काम होता है, सबसे आसान। लेकिन आप लोग अगर प्रैक्टिस ही नहीं करना चाहते तो याद कभी नहीं होगा। फिर कभी मत सोचना कि ये याद होने वाला है। एमओटी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट यही स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर को याद कर लिया, समझ लो एमओटी आ गई। और इसमें करना क्या है? कुछ भी नहीं करना, इलेक्ट्रॉन सीधे भरने। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एटम की। अगर आपको ये भी नहीं आती है और ये भी एटम की है, ये भी नहीं आती, तो मैं इसी को समझा रहा हूं। वो भी मैंने लिखी कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2 2p में 4। लो इसमें अलग किया है, 1s में 2, 2s में 2, 2p में 4। बताओ कहां अलग है? सेम टू सेम, बस उसको डायग्राम में बना दिया तो आपके लिए मुश्किल हो गया। इसका मतलब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं आती है, इसका मतलब ये है। क्योंकि डायग्राम में बना के मैंने दोनों को अलग अलग लिख दिया कि ये एक एटम की है, ये लो ये एक एटम की ये है, दूसरे एटम की ये है। आपको ये मुश्किल लग रहा है क्या? ये तो होना ही नहीं चाहिए मुश्किल। उसके बाद मैंने क्या किया कि ये दो एटम थे भाई, दोनों के एक एक ऑर्बिटल थे, दोनों आपस में दो ऑर्बिटल बना रहे हैं। ये भी मुश्किल लग रहा है? दो ऑर्बिटल मिक्स होंगे तो दो नए ऑर्बिटल बनेंगे। तो सिंपल ये समझ लो कि एक की एनर्जी डाउन चलेगी, एक की एनर्जी अप चलेगी। जो अप वाला है वो एंटी बॉन्डिंग है, जो डाउन वाला है वो बॉन्डिंग है। अभी भी लग रहा है कि ये मुश्किल है? बताओ जरा। नो सर। इसका मतलब ये है कि आप लोग उस पर ध्यान देने की बजाय आप लोग ये चाहते हैं मैं अगर यही लेक्चर 10 बार रिपीट करके देखो आपको याद हो जाएगा, या फिर 2 बार बना के देख लो। जो चीज प्रैक्टिस से होती है याद रख लेना, वो सिर्फ प्रैक्टिस से होगी। डायग्राम में अगर कोई समझाने लायक चीज होती तो डेफिनेटली आई विल इलेबोरेट दैट, मैं उसको बहुत अच्छे से समझाता। इसमें समझाने के लायक जो था वो मैंने बता दिया कि एक की एनर्जी कम एक की ज्यादा, दो ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, दो नए बनेंगे। एक को बॉन्डिंग बोलते हैं, एक को एंटी बॉन्डिंग बोलते हैं। ये एमओटी का कॉन्सेप्ट है। अब आप कहोगे सर एंटी बॉन्डिंग क्या चीज होती है? जिसमें इलेक्ट्रॉन्स भरोगे तो बॉन्ड नहीं बनेगा, वो होता है एंटी बॉन्डिंग। अब हम कहेंगे सर ये कैसे पता लगेगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन भरने पर बनेगा, इस पर नहीं बनेगा? डायग्राम से दिख रहा है, सब कुछ डायग्राम में दिख रहा है, कौन से बनेगा कौन से नहीं बनेगा। ध्यान से सोच लो एक बार, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरने के बाद इसमें जो असली चीज बताने वाली थी वो तो मिस ही होगी, समझ लो। अभी तो वो बची हुई है कि वो करना क्या है आगे। आगे सुनो अब जरा क्या होने वाला है। टोटल बॉन्डिंग मोलिकुलर एटम्स, बॉन्डिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं भाई टोटल? बताओ जरा काउंट करके। डायग्राम आपके सामने है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करो कितने हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन टोटल मॉलिक्यूल में। अब ये जो साइडों वाले हैं ना ये खत्म हो चुके हैं, हम सिर्फ बीच वाले इसकी बात कर रहे हैं जो मॉलिक्यूल बीच में है। ये बीच वाले ऑर्बिटल्स के अंदर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं मैं वो पूछ रहा हूं सिर्फ, बताओ कितने हैं? 7 कितने हैं? 7 7 into 2 14 हाँ 14 समझ नहीं आया बेटा, नंबर क्या बोल रहे हो? सर वही ना डबल बॉन्ड है यानी कि 7 into 2 14। आप लिखो मुझे कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं पूरे मॉलिक्यूल में, लिख के दो। सर 14। 14 बॉन्डिंग है। कौन कौन से बॉन्डिंग है भाई 14? आपने कैसे काउंट करे? जो सिग्मा वाले हैं ये बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग है, ये 6 के 6 ये बॉन्डिंग है, 6 और 4 10 बॉन्डिंग है। 14 कैसे बन गए? जिन पे स्टार लगा हुआ है वो एंटी बॉन्डिंग है, पाई स्टार और सिग्मा स्टार वो एंटी बॉन्डिंग है। ऑर्बिटल भर रहा हूं तब भी बता रहा हूं, उससे पहले भी बताया है, लिखिए मेरे साथ साथ तब आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। कितने हैं टोटल? 6 ये हैं बॉन्डिंग, 2 ये हैं, 2 ये हैं, जिन पे स्टार नहीं है वो सारे बॉन्डिंग है। तो टोटल 10 हैं बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग कितने हैं? ये एंटी बॉन्डिंग है, स्टार लगा हुआ है, ये एंटी बॉन्डिंग है, 1s और 2s दोनों में एक एक एंटी बॉन्डिंग है। और इसमें कितने? इसमें 3 ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग है, 3 में इलेक्ट्रॉन तो 2 ही है।
तो यानी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 2 यहाँ है, कितने हो गए टोटल? 6 एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2 इक्वल होता है बॉन्ड ऑर्डर। तो 4/2 इक्वल आएगा 2, यानी ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। ये समझ में आया? ये होता है बॉन्ड ऑर्डर। ऐसे निकालते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड कैसे हैं किसी एटम में एमओटी के अकॉर्डिंग। पहले हम कैसे निकाल रहे थे? ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड तो हमने बनाया नहीं था, खैर डबल बॉन्ड तो हमने बनाया ही नहीं था, लेकिन सिंपल जितने भी सिंगल बॉन्ड बनाए थे उनको हम दूसरे एटम के साथ जोड़ रहे थे। यहां पर भी एटम को जोड़ना ही है, लेकिन बीच वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होनी चाहिए बस, और कुछ नहीं। यस, क्लियर है ये बात? यस सर। सर तो बॉन्ड ऑर्डर सर, एक बात आएगा पूछनी थी क्या? सर, एक चीज पूछनी थी सर। सर जो शेल होती है सर, जो आउटर मोस्ट शेल होती है सर, वही तो पार्टिसिपेट करते हैं सर बॉन्डिंग में। वो सब पिछली थ्योरियां थी बेटा, ये नई थ्योरी है। यही तो परसेप्शंस हैं जो हम अपने दिमाग में बना लेते हैं। हमने सोच लिया कि एंटी बॉन्डिंग नाम की कोई चीज ही नहीं है, नई चीज आई है, तो आपको लग रहा है कि ये तो होना ही नहीं चाहिए, है ना? ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे धर्म अंधता। आजकल आप लोग टीवी पे डिबेट चलते हैं ना, हिंदू मुस्लिम वाले डिबेट देखते होगे आप, है ना? अगर आप हिंदू हैं और मुस्लिम परिवार में पैदा हो जाते तो आपके लिए सब मुस्लिम वाला सही था, हिंदू वाला सब गलत है। और हिंदू हैं, मुस्लिम है और हिंदू परिवार, मान लो मुस्लिम परिवार में पैदा हुए तो हिंदू वाला गलत है, और हिंदू परिवार में पैदा हुए तो मुस्लिम वाला सब गलत है। लॉजिक किसी के पास नहीं है, लॉजिक नहीं है किसी के पास भी। अरे भाई, तुम भी उस एक ही परमात्मा को मानते हो, बाकी सब भी एक ही परमात्मा को मानते हैं, लेकिन फिर बोलते हैं कि हिंदुओं के लिए बोलते हैं 33 करोड़ देवता है, हमारा तो सिर्फ एक अल्लाह है। ये ऐसे डिबेट बहुत मिलेंगे टीवी पे आपको। तो 33 करोड़ देवता नहीं है, वो लॉजिक है, वो लॉजिक को समझना नहीं चाहता कोई। अतिथि देवो भवा, अतिथि देवता है, मातृ देवो भवा, पितृ देवो, माँ भी देवता है, पिता भी देवता है। मुस्लिम बोलते हैं कि माँ के पैरों में जन्नत है, हम बोलते हैं माँ देवता है, पिता भी देवता है, हिंदू बोलते हैं। दोनों में क्या गलत है? दोनों सही है, लेकिन दोनों गधे आपस में लड़ रहे हैं। समझ में आया? क्योंकि लॉजिक किसी के पास नहीं है। उनको नहीं पता कि दोनों सेम ही बात तो बोल रहे हो, लेकिन एक दूसरे की बातों में गलतियां निकालने की कोशिश कर रहे हो कि तू ये करता है, तू ये गलत करता है, मैं जो करता हूं वो सही है, मैं ही सही हूं। अरे भाई, आपको अपने भगवान से मिलना है, आप अपने तरीके से पूजा कीजिए, हम अपने तरीके से पूजा करते हैं। प्रॉब्लम क्या है? क्यों लड़ाई करनी है? अगर दोनों में से किसी को भी मिले तो मुझे बताइएगा। मिलता किसी को नहीं है, किसी को नहीं भगवान मिलता, दोनों गलत है। मैं कहता हूं अगर किसी एक को भी उपासना से ईश्वर मिल रहा है, वो अल्लाह मिल रहा है, तो लेट मी नो ना। जो टीवी पे डिबेट करते हैं दोनों के दोनों बेवकूफ हैं, उनमें से किसी को भगवान का नहीं पता, लेकिन वो कहते हैं कि मैं ही सही हूं। तो अगर आप सही हो तो आप अपने घर पे बैठ के आराम से कीजिए ना अपना काम, ईश्वर से मिलिए। आपको किसी को बताने की जरूरत है कि आप सही हो? नीड नॉट टू टेल दैट। ये वैसा ही है, इसको बोलते हैं परसेप्शन बैठ जाना। बचपन में हमें जो सिखाया जाता है, जिस धर्म के बारे में सिखाया जाता है, हम उस धर्म के खिलाफ कुछ बुराई नहीं सुनना चाहते, उसमें कुछ गलती नहीं देखना चाहते, आंखों के आगे पट्टी बांध लेते हैं, और उसके बाद में हम बोलते हैं कि हमारे से ज्यादा सही कोई नहीं है, बाकी सब गलत है। और ये जो परसेप्शन है, ये सबसे गलत परसेप्शन है। यहाँ थ्योरी में भी आपको ऐसा लग रहा है, हमने वीबीटी कर ली, वेस्पर कर ली, उसके बाद में हमने करी एमओटी। एमओटी इन दोनों से बिल्कुल अलग थी। हिंदू मुस्लिम के अलावा सिख धर्म भी होता है, पारसी धर्म भी होता है, क्रिश्चियन धर्म भी होता है। सबने अपने अपने गॉड बना रखे हैं। बता दो मेरे को किसका गॉड सही है? सब कहते हैं मेरा ही भगवान सही है, बाकी सब तो ऐसे ही है। नहीं, तुम्हारा तो भगवान है नहीं। सबने किताबें लिख रखी हैं, किसी का कोई लॉजिक है, कोई साइंटिफिकली रिसर्च है, कुछ एक में साइंटिफिकली रिसर्च मिल जाती है तो वो लोग यूं चिल्लाते हैं, लो मेरे वाला सही है, मतलब मेरी एक बात सही है तो मेरी सारी सही है। इफ आई एम राइट ऑन द वन थिंग, दैट इज व्हाई आई एम राइट ऑन द एवरीथिंग। उनको ऐसे लगने लग जाता है। तो ये भी कोई लॉजिक नहीं है भाई। आप अगर 100 बातें बोल रहे हो, 100 में से आपकी 99 सच हो सकती है, पर एक गलत वो भी हो सकती है, डेफिनेटली हो सकती है। पर इस बात को भी कोई मानने को तैयार नहीं है, वो सुनना भी नहीं चाहेंगे, वो लॉजिकली बहस ही नहीं करना चाहते हैं। इसको बोलते हैं परसेप्शन होना। हम साइंस में आप लोगों को यही सिखाते हैं कि परसेप्शन मत बनाइए, लॉजिक्स के ऊपर चलिए। और अगर कुछ लोग कहते हैं अंधविश्वास है, सब कुछ अंधविश्वास है, कुछ साइंस में ना, कुछ साइंस के भी डफर होते हैं, साइंस में डफर लोग भी होते हैं। कैसे पता है? कि मान लो कि मैंने आपको ये बात बता दी, अब घर जाके कह दो लो ये सब तो बेवकूफ है, बकवास है ये लोग, ये जो धर्म वरम को मानते हैं, ये इधर उधर जाते हैं, सब गलत है। मेरी बात सुन के आप फिर से परसेप्शन बना लो, वो भी गलत है। क्यों? देखिए, मैं कहता हूं जिस काम से किसी को कोई तकलीफ नहीं हो रही है, किसी को कोई तकलीफ नहीं है,
भले ही आपको लग रहा है कि पता नहीं वो सही है कि गलत है, आपके पास कोई लॉजिक भी नहीं है, वो सच है कि नहीं, वो सही है कि नहीं, हमें नहीं पता, भगवान किसी ने देखा ही नहीं, सिंपल और साफ, किसी ने नहीं देखा। तो फिर अगर कोई कह रहा है कि भाई ऐसे पूजा कर लो, आपके पेरेंट्स आपको कह रहे हैं तो ऐसे पूजा कर लीजिए, सिंपल। आप अपने पेरेंट्स की मानने में दिक्कत क्या है, मान लीजिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके पेरेंट्स ने कह दिया ऐसे पूजा तो वही वैसे ही सही है, क्योंकि आपके मम्मी पापा को भगवान मिल गए क्या? नहीं मिले ना। तो उन्होंने जो पूजा का मेथड बताया वो सही तो नहीं हो सकता, अगर है तो उनको क्यों नहीं मिले? पर वो शायद उन्होंने अच्छा एफर्ट ना किया, इसलिए हो सकता है वो गलत भी ना हो। तो हम ना सही कह रहे ना गलत कह रहे, तो जैसे कह रहे मान लो, कोई दिक्कत नहीं। जब किसी बात में सही गलत कुछ नहीं पता होता तो उसको मान लेना सही होता है, कि एक्सेप्ट कर लो, ठीक है हमारा मेथड ये है भाई, तुम्हारा मेथड ये, जो पहले कामयाब होगा वो दूसरे का मेथड अपना लेगा। कोई एक सक्सेसफुल पर्सन तो दिखाओ जो कहे कि ये लो मैंने धरती पे भगवान को उतार लिया और ऐसा होता है भगवान, ये होता है भगवान। कोई भी नहीं है ऐसा। लिखी हुई बातें हैं, लिखी किसने है? ह्यूमंस ने। लॉजिक है उनमें? लॉजिक नहीं है उनके अंदर। ढूंढोगे शायद कुछ बातों में मिल जाए, कुछ बातों में बहुत सारे एडिट है। अगर हम कह भी देना कि लॉजिक, चलो कुछ बातों में लॉजिक मिल जाते हैं, साइंस मिल जाती बहुत सारी बातों में, ठीक है, कुछ ग्रंथों के अंदर आपको साइंस मिल जाएगी, लेकिन क्या उसकी सारी बातें सच हैं? बहुत से ऐसे लोग, ऐसे वो हुए हैं जिन्होंने बहुत सारी चीजों में एडिट कर दिया है। मैंने ट्रांसलेट किया, मैंने मेरे हिसाब से बात लिख दी, आपने ट्रांसलेट किया, आपने अपने हिसाब से बात लिख दी, और बाद में वो बुक जो है वो ट्रांसलेट हो के हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू, मलयालम, कन्नड़, सभी भाषाओं में ट्रांसलेट मिलेगा आपको, सभी ग्रंथों का। जिन गधों ने ट्रांसलेट किया है, याद रखना मैं गधा क्यों बोल रहा हूं उनको, जिन गधों ने ट्रांसलेट किया है, क्या वो सच में पूरी लैंग्वेज के हर एक डीप मीनिंग को जानते थे? नहीं जानते थे। अगर उनको नहीं पता था तो डेफिनेटली उन्होंने कहीं ना कहीं 2-4 लाइनें गलत लिख दी होंगी, उनका मतलब गलत समझ के गलत लिख दिया होगा, और जब उसको हम प्रैक्टिस करते हैं तो वो हमें लगा कि ये तो 100% गलत है, तो क्या पूरा ग्रंथ गलत हो जाता है? नहीं होता। वो कुछ चीजें गलत हैं, उनको बाहर निकाल के फेंक देना चाहिए। परसेप्शन नहीं बनाना चाहिए कि 100% यही सही है। लिखने में भी गलती हो सकती है, जिसने उसको राइट किया, जिसने उसको ट्रांसलेट किया, उसमें भी गलती हो सकती है, पर हम मानने को तैयार ही नहीं, नहीं नहीं ये जो लिखा हुआ है उसके अलावा तो कुछ सच है ही नहीं। ये परसेप्शन है, समझ रहे हो? और ये बात किसने बताई आपको कि यही सब कुछ लिखा हुआ है? आपको आपके पेरेंट्स ने बताई होगी। उनको किसने बताई? उनको उनके पेरेंट्स ने बताई। ऊपर से नीचे चला आ रहा है, बस हो गई सच्चाई। कोई लॉजिक नहीं है, साइंस उसको जानती नहीं है, कुछ एक साइंटिफिक प्रूव होगा, लेकिन बहुत सारी एडिट के कारण वो चीजें गलत हो जाती हैं। लाइक दैट, ये भी आप लोगों ने परसेप्शन बना लिया कि एंटी बॉन्डिंग नहीं होता है ना? तो इसका परसेप्शन मत बनाइए। ये थ्योरी क्या कहती है? ये एमओटी, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी है, बिल्कुल अलग है। ये नहीं कहती हाइब्रिडाइजेशन होता है, ये नहीं कहती एटॉमिक ऑर्बिटल मतलब आपस में इस तरह से शेयरिंग होती, ना ये शेयरिंग बता रही, ना ये हाइब्रिडाइजेशन बता रही। तो बात ये करते हैं, अब आपने कहा था इनर वाली शेल्स जो है वो तो बॉन्ड बनाती नहीं है, पार्टिसिपेट नहीं करती, यही था ना क्वेश्चन। तो अब मैं उस क्वेश्चन का आंसर देता हूं, ये अंदर वाली शेल पार्टिसिपेट क्यों नहीं करती, इसका आंसर है इसमें। ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ये एंटी बॉन्डिंग है। बॉन्ड देखिए, बॉन्डिंग में है 2, एंटी बॉन्डिंग में 2, डिवाइडेड बाय 2, माइनस करेंगे 0/2, यानी कि 0 बॉन्ड। यानी ये दोनों बॉन्ड नहीं बना रहे, ये दोनों भी नहीं बना रहे। समझ में आ गया? यस सर, आ गया। तो इसका मतलब ये थ्योरी कह रही है कि ये नहीं बनाते, लेकिन इसका तरीका अलग है, मेथड अलग है। इस वजह से लगता है कि हमें ये थ्योरी गलत नजर आ रही होगी, है ना? बट ये इसका परसेप्शन है भाई, ये हमारा परसेप्शन है कि हमने ऐसा सोच लिया, बट ऐसा है नहीं। समझ में आई कहानी क्या होती है? यस सर, आ गई, जो चीजें आ गई। दिखाई देती हैं वो सच नहीं होती हैं, और जो सच होता है वो शायद दिखाई ही ना दे रहा हो। तो कुछ चीजें अगर समझ में नहीं आ रही तो उनको मान लेना चाहिए, अगर वो किसी को तकलीफ नहीं दे रही तो। और अगर वो किसी को तकलीफ दे रही है तो एक बार जरूर सोचना चाहिए कि यार इसको मैं मान तो रहा हूं, लेकिन क्या ये दूसरे को तकलीफ दे रही है, तो मुझे इसको सोच समझ के अप्लाई करना चाहिए, यार छोड़ दूं तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग दुनिया में नास्तिक भी हैं, आपको पता होगा ना, धर्म के नाम पर लड़ने वाले बहुत नास्तिक लोग भी हैं। नास्तिक लोग तो मानते ही नहीं खुदा होता है, भगवान होता है, मानते ही नहीं वो तो क्या वो जिंदा नहीं है? भगवान उनको मार क्यों नहीं देता? भगवान तो अलमाइटी है ना, सर्वशक्तिशाली है, उनको मार क्यों नहीं देता भगवान? भगवान में मतलब दम वम नहीं है क्या? वो तो बहुत शक्तिशाली है। बट एक्चुअल में मेरा मानना है, देखो मैं सीधा बोलता हूं, गॉड ने यूनिवर्स के कुछ नियम बनाए हैं, उन नियम को जो फॉलो करता है वो सक्सेसफुल बन जाता है, पावरफुल बन जाता है। जो उन नियम को फॉलो नहीं करता वो पावरफुल या सक्सेसफुल नहीं बनेगा। फिर आप चाहे कितने भी भजन करते रहो, कितना भी पढ़ते रहो, कुछ भी करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर वाला इन चीजों को गिनता ही नहीं है, वो किसी की नहीं सुनता,
वो अपने रूल्स को फॉलो करता है और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। यूनिवर्स के रूल, उसी को नेचर कहते हैं। दूसरे लोग उसे खुदा, ईश्वर, अल्लाह कुछ भी कह लो, नेचर ही भगवान है। उसने कुछ रूल बनाए हैं, वही भगवान के रूल है। तो यानी नेचर मतलब हर चीज में भगवान है भाई, यानी वो बहुत शक्तिशाली, नेचर अपने आप में बहुत शक्तिशाली है, सिंपल और साफ। तो अगर इसको मान ले तो बात ही खत्म है। फिर क्यों पंगे में पड़ते हैं? साइंटिफिकली पढ़िए और मत पढ़िए, कोई बात नहीं, आर्ट्स पढ़ लो, क्या फर्क पड़ता है, जरूरी साइंस पढ़नी, आर्ट्स पढ़ लो, लेकिन जिंदगी अच्छे से जियो, खुश रहो, टेंशन मत रखो, किसी दूसरे को दो मत। ये है असली जिंदगी का मकसद। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पैसा कमाना पड़ेगा। जैसा माहौल हमें दिया है सरकारों ने, सरकार देती है माहौल, उस माहौल के हिसाब से हमें पैसा कमाना पड़ेगा। और उस माहौल का कहता है कि भाई नौकरी करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ काम धंधा करना पड़ेगा, उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा। तो कुल मिला के लास्टली पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी अगर खुश रहना है तो, बाकी बातों में कुछ नहीं रखा है। और उसका तरीका, परसेप्शन मत क्रिएट कीजिए। हर इंसान में बहुत सारे हम परसेप्शन बना लेते हैं। परसेप्शन का मतलब समझ रहे हो ना आप लोग? मतलब हमने एक बात लाइन पकड़ ली और बस उस लाइन को छोड़ना नहीं चाहते हैं। ये याद रखिए, फ्लेक्सिबल रखिए माइंड को, रिफ्रेश करते रहिए कि मैं जो सोचता हूं वो सही है कि नहीं। एक बार वो सच हो सकता है दूसरी जगह पर वो गलत हो जाए। समझ गए? जैसे मैं Yes, sir, समझ सिंपल एक गया। एग्जांपल बताता हूं, दुनिया में हर चीज सही है, कोई भी चीज गलत है ही नहीं। कैसे? लड़ाई करना गलत लगता है ना, कि लड़ाई Yes, करना sir. गलत है, हमें लगता है। लेकिन Yes, अगर sir. मान लीजिए हमारी सिस्टर को कोई छेड़ रहा है, ठीक है, तो सब और सही है हम लड़ाई उसके करना। साथ हैं, तो अगर हम लड़ाई नहीं करेंगे तो गलत है, लड़ाई करना वहां सही है। समझ रहे हो? एवरीथिंग इज Yes, sir. कंडीशनल। हर चीज कंडीशन पर डिपेंड करती है। शरीफी उस हद तक रखिए जहां पर शरीफ लोग हैं, जहां पर बदमाश है वहां पर बदमाशी करनी पड़ती है। तो यानी कि कंडीशनल होती हैं चीजें। शरीफ रहना अच्छी बात नहीं है, लेकिन बुरा रहना भी अच्छी बात नहीं है। तो हर चीज अपने टाइम पर बिल्कुल सही है। ऊपर वाले ने कुछ भी गलत बनाया ही नहीं। हम बोलते हैं हिंदू बनाए, मुस्लिम बनाए, सिख बनाए, ईसाई बनाए, अलग अलग बनाए, किसने बनाए? ये डिस्क्रिप्शन कहां से आया? ये मतलब डिस्क्रिमिनेशन कहां से आया? ऊपर वाला चाहता था, उसकी मर्जी के बिना तो कुछ भी नहीं होता, कुछ भी उसकी मर्जी के बिना नहीं होता। तो यानी इतने धर्म बने तो ऊपर वाले ने चाहा है ना, वो चाहता था कि धर्म में डिफरेंशिएशन हो, लोग अलग अलग धर्म के हों, वो चाहता था भाई। अगर वो नहीं चाहता था तो हमारी क्या औकात है? लाइक दैट, लाइक दैट बहुत सारी चीजें अलग अलग। अब ये भी थ्योरी अलग इंसान ने बनाई, उसका सोचने का बिल्कुल डिफरेंट तरीका था, एमओटी ऐसे चलेगी, बस वही था। तो ये उस वजह से ऐसी थ्योरी बनी। समझ में आया? यस सर, आ गया सर। मतलब अलग ये हैं सारी एक दूसरे से, और सर अलग अलग चीजें कहती हैं, पर वो डिफाइन एक ही चीज को करती हैं। कुल मिला के एक चीज को करती हैं। लास्टली अगर हम लास्ट उस रूल को फॉलो कर रहे हैं, मतलब अगर हम नेचर के ला तक पहुंच गए, किसी भी तरीके से पहुंचे, लेकिन अगर हम उसको फॉलो कर रहे हैं तो हम कामयाब हो जाएंगे। अगर हम नेचर के ला तक ही नहीं पहुंच रहे हैं तो ये कुछ चीजों को डिफाइन करने के लिए, वो क्या डिफाइन करती है वो सुनिए। तो बॉन्ड ऑर्डर पता लगा भी, 2 कैसे आया? 8 - 4 डिवाइडेड बाई 2। अब ये इसने क्या किया? 8 - 4 4/2, 8 कैसे निकाले इसने पता है? ये तरीका बॉन्ड ऑर्डर का गलत है भाई, 8 नहीं निकालने चाहिए इसे, ठीक है? इसको मैं रब कर रहा हूं, ध्यान दे लेना। टोटल बॉन्डिंग ऑर्बिटल कितने हैं? 10। 10 में से 6 माइनस करेंगे, एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2 इक्वल आएगा 2। 4/2 2। ये डबल बॉन्ड होता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में। अब देखो इसमें पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक क्या होता है। अब ध्यान से सुनना, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, ये भी हम इसी को देखकर बता सकते हैं। हमने ऊपर पढ़ा था कि पैरामैग्नेटिक होती है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है, ये हमने पढ़ा था, ठीक है? और लेकिन जो वीबीटी है वो इसे डायामैग्नेटिक बताती है। तो डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक होता क्या है? डायामैग्नेटिक वो चीजें होती हैं जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन डबल डबल हों, सब पेयर्ड हों, सारे ऑर्बिटल्स में 2-2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हों, या फिर सारे ऑर्बिटल खाली हों, या सब में 2-2 हों, वो होते हैं डायामैग्नेटिक। समझ में आया भाई? यस सर। और ये करते हैं रिपेल, किसको रिपेल करते हैं? मैग्नेट को। और पैरामैग्नेटिक जिसमें एक इलेक्ट्रॉन भी अगर पेयर की जगह पर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, किसी भी ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो वो होता है पैरामैग्नेटिक, और वो करेगा अट्रैक्ट। ये करता है अट्रैक्ट, मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा पैरामैग्नेटिक, क्योंकि सिंगल है तो ऑब्वियस सी बात है ये चाहता है कि भाई कुछ ना कुछ हो मेरे साथ,
तो ताकि मैं पेयर्ड हो सकूं, तो ये अट्रैक्ट करता है। तो इसमें देखो ये 2-2 हैं, ये भी 2-2 हैं, ये भी 2 हैं, ये भी 2 हैं, ये भी 2 हैं, ये दोनों 1-1 हैं, दिख रहा है? यस सर। अगर ये दोनों 1-1 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो डेफिनेटली ये क्या करेंगे, ये पैरामैग्नेटिक होगा। तो इसने एमओटी ने प्रूव किया ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल क्या होता है, पैरामैग्नेटिक। समझ में आ गया? यस सर। तो ये पैरामैग्नेटिक है। अब देखो ये पैरामैग्नेटिक है, हमें पता है, कैसे पता? ऑक्सीजन को, लिक्विड ऑक्सीजन को अगर मैग्नेट के पास लेके जाते हो, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, याद रखना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट ही ऐसा दिखाती है पैरा और डाया। लोहा वगैरह जो होते हैं वो हाईली पैरामैग्नेटिक होते हैं, हाईली पैरामैग्नेटिक, इसलिए कमजोर मैग्नेट भी उनसे चिपक जाता है। लेकिन ये दुनिया में सभी चीजें या तो पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है। इवन मेरा पेन, पेंसिल, मेज, लकड़ी, कुछ भी, एनीथिंग एल्स, प्लास्टिक भी या तो पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है। पर हमें तो दिखाई नहीं देता, ना तो वो रिपेल करता मैग्नेट को, ना अट्रैक्ट करता। हमें कैसे पता? क्योंकि उनका मैग्नेटिज्म बहुत कम होता है, बहुत कम। तो बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट चाहिए ऐसा चेक करने के लिए, बहुत स्ट्रॉन्ग। अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के पास आप ऑक्सीजन को, लिक्विड ऑक्सीजन को लेके जाते हो तो ऑक्सीजन अट्रैक्ट करती है किसको? मैग्नेट को। इसका मतलब ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है। बट वीबीटी तो बता रही थी डायामैग्नेटिक है। तो इस, क्योंकि उसमें सारे पेयर्ड हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब वीबीटी गलत है? नहीं, उसने जो भी सोचा लगभग सच सोचा, लेकिन सही सोचा, लेकिन एक पॉइंट पे वो हिल गई, उसने गलत कर दिया। एमओटी उस पॉइंट को प्रूव कर रही है। कैसे? अगर इलेक्ट्रॉन को ऐसे भरते हो ऑर्बिटल्स के अंदर तो आपको पता लग जाएगा उसमें एक इलेक्ट्रॉन भी अगर सिंगल बच जाता है तो वो पैरामैग्नेटिक होगा। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं तो ये पैरामैग्नेटिक है। समझ में आ गया भाई पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक कैसे चेक करना है? और दुनिया में सभी चीजें पैरा और डायामैग्नेटिक है, याद रख लेना। एवरीथिंग एल्स, हर चीज पैरा और डायामैग्नेटिक है। यहाँ पर कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो पैरा और डायामैग्नेटिक से बच ही नहीं सकती। या तो उसमें पेयर्ड होंगे इलेक्ट्रॉन या अनपेयर्ड होंगे। यस, क्लियर है सबको? यस सर। तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं, अब इसमें इसी डायग्राम में एक और ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है वो ध्यान दे लेना। ये जो 3 ऑर्बिटल है ना, ये शफल हो जाते हैं, शफल। पहले पाई सिग्मा बॉन्ड बनता है, बाद में पाई बनता है, लेकिन पाई वाले दोनों नीचे, सिग्मा वाला ऊपर। बनेगा तो पहले सिग्मा ही, बट सिग्मा की एनर्जी ज्यादा होती है पाई से। सिर्फ इन दोनों को, नीचे जो मैंने बॉक्स बनाया इनको शफल कर दो। और ये कौन करता है? नाइट्रोजन तक के मॉलिक्यूल N2, जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन। अब याद रखना भाई, 14 इलेक्ट्रॉन, ये जो इन्होंने दे रखा है बियॉन्ड नाइट्रोजन, इसका मतलब क्या है? ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। इसका मतलब अबव, ये रूल फॉलो होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉलो होती है अबव 14 इलेक्ट्रॉन्स। 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर आते हैं, अब 14 से ज्यादा कैसे काउंट करें? ऑक्सीजन में कितने थे? 8। इस ऑक्सीजन में कितने हैं? 8। टोटल हो गए 16। ये समझ में आ रहा है? यस सर। टोटल 16 इलेक्ट्रॉन, मतलब 14 से, अगर 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो ये वाला डायग्राम बनेगा। अगर 14 से कम है तो, या 14 ही इलेक्ट्रॉन है तो बस इन दोनों को शफल कर दो, इन दोनों को शफल कर दो, आपका दूसरा डायग्राम बन गया। दैट्स इट। समझ में आ गया भाई? सर उन दोनों को शफल करते सर पाई बॉन्ड ऊपर आ जाए, पाई बॉन्ड नीचे आ जाएगा और सिग्मा बॉन्ड ऊपर चला जाएगा। दोनों पाई बॉन्ड नीचे, सिग्मा बॉन्ड ऊपर। उनकी एनर्जी कम ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि 14 से नीचे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका जो पी ऑर्बिटल होता है, वो पी ऑर्बिटल काफी क्या होता है? अंदर की तरफ होता है, और वो सिग्मा बॉन्ड को रिपेल करता है, जिसकी रिपल्शन की वजह से उसकी एनर्जी बढ़ जाती है सिग्मा बॉन्ड की। समझ में आया? इसको याद करने का बच्चा, छोटे बच्चे, 14 इलेक्ट्रॉन या उससे कम वाले बच्चे, अंडर 14 वाले बच्चे जो है शरारती होते हैं, वो टिकते नहीं अच्छे से, ठीक है? इसलिए वो सिग्मा बॉन्ड के साथ हरकत करते हैं, सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी बढ़ा देते हैं, दोनों पाई की एनर्जी कम हो जाती है, सिग्मा की एनर्जी हाई हो जाती है। ये फर्क होता है। समझ में आ गया? यस सर, आ गया। बस यही डिफरेंस है। तो अबव 14 इलेक्ट्रॉन। अब जरा ध्यान देना, O2 पॉजिटिव, इसने एक और चीज बना रखी है, O2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, O2 2 नेगेटिव, O2 2 पॉजिटिव। इनका बॉन्ड ऑर्डर दे रखा है और स्टेबिलिटी भी बता रखी है। बॉन्ड ऑर्डर, स्टेबिलिटी, बॉन्ड लेंथ। तो स्टेबिलिटी कैसे बता सकते हैं भाई? जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, देखो 3 बॉन्ड ऑर्डर है, 2.5 है, फिर 2.5 के बाद में 2 है, फिर 1.5 है, फिर 1 है। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है वो ज्यादा स्टेबल है। तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल है 3 वाला, फिर 2.5 वाला होगा।
है ना, ये समझ में आया। यस सर। अब बॉन्ड ऑर्डर निकला कैसे, ये देखो O2 तो हमने बना लिया, अगर मुझे O2 पॉजिटिव बनाना हो तो कैसे बनेगा O2 पॉजिटिव। O2 पॉजिटिव का मतलब एक ऑक्सीजन में कोई एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो मान लो मैं इधर वाली ऑक्सीजन में, लेफ्ट वाली ऑक्सीजन में मैंने एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिया, ये देखिए ध्यान से, इधर एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिया, यहां से कम हुआ तो यहां से भी एक कम हो जाएगा। यस सर। तो बॉन्डिंग तो अभी भी 10 है, एंटी बॉन्डिंग कितने हैं 5, क्या आया डिवाइड में 2, 5/2 2.5, बॉन्ड ऑर्डर आ गया कि नहीं आ गया, यस ये आ गया कि नहीं। यस यस, सर। तो 2.5 कैसे आया पता लगा बॉन्ड ऑर्डर, वो ऐसे आया क्योंकि इधर से एक एक इलेक्ट्रॉन कम हो रहा था, ठीक है। अब देखो O2 नेगेटिव, एक नेगेटिव है ऊपर, तो यानी कि किसी एक ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा कर दिया, मैंने इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा कर दिया, एक्स्ट्रा करूंगा तो यहां एक एक्स्ट्रा आ जाएगा, ये पेयर हो जाएगा। अब क्या होगा, 10 बॉन्डिंग रहेंगे, एंटी बॉन्डिंग 7 हो जाएंगे भाई, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ रहा है ना। टोटल काउंट करके देख लेना आप लोग, मुझे डायरेक्ट आता है इसलिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, आप नीचे से ऊपर सबको काउंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है और आसान ही है ये। यहाँ सीधा दिख रहा है एंटी बॉन्डिंग में, ये क्या आएगा 3/2 1.5, ये आ गया 1.5 बॉन्ड ऑर्डर। यस आ गया। यस सर आ गया। अब देखना हर एक एटम के लिए, हर एक एटम के लिए ये जितने भी लिखे हुए हैं, ये 4-5 लिखे हैं, इन सब के लिए आपको ये वाला डायग्राम बनाना है। मेरी तरह मत करना कि आप लोग सोचो कि ठीक है जैसे सर ने किया वैसे ही हम भी एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें भर देते, नहीं, सबके लिए अलग बनाओ, सबका बॉन्ड ऑर्डर अलग निकालो, सबका पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक निकालो। ये प्रैक्टिस आपकी जब ये हो जाएगी उसके बाद कुछ नहीं सोचना पड़ेगा, सीधी ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आ जाएगी और इसी में भर दो। इसी में यहाँ पर 2 2 2 2 2 2 2, इसमें 1, इसमें 1, ऐसे भरा हुआ है ये। अब जब आपको एक एक्स्ट्रा करना है तो इसमें 2 भर दो, जब एक कम करना है तो इसमें से 0 कर दो। ऐसे करके आसानी से आप यहीं पर नंबर ऑफ बॉन्ड को, मतलब बिना डायग्राम बनाए भी ऐसा कर सकते हैं, पर डायग्राम पहले बनाना सीखिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्ट लिखना भी बता सकता था मैं, बट डायग्राम बनाना ज्यादा जरूरी है। समझ में आया। और प्रैक्टिस ऐसे ही करनी है, 6 के 6 मॉलिक्यूल्स को बना के देखिए, समझ में आया। बाकी के भी आसानी से बना सकते हैं, खुद निकाल सकते हैं। O2 2 पॉजिटिव, ये बना के दिखा रहा हूं, 2 पॉजिटिव मतलब दोनों ऑक्सीजन में एक एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिया, इधर से भी एक कम कर दिया, इधर से भी एक कम कर दिया, तो इसमें भी 0 हो गए, इसमें भी 0 हो गए। एंटी बॉन्डिंग 2 कम हो गए, 10 हैं, 4 रह गए एंटी बॉन्डिंग, कितना आया 6/2, 3 बॉन्ड ऑर्डर, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। समझ में आ गया। यस यस सर। सर। तो ये इस तरह से काम करता है भाई कि ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड कौन सा स्टेबल होगा कौन सा नहीं होगा, बॉन्ड ऑर्डर बता रखा है कि कौन सा मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, O3 वाला सबसे ज्यादा, यानी ऑक्सीजन पर 2 पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल है क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है उसके बीच में। दैट इज अबाउट द MOT। एक्चुअल में MOT ऐसे ही काम करती है। अब इसी का MOT का आपको एक और डायग्राम दिखा देता हूं। ये है वो डायग्राम जिसके अंदर शफलिंग दिखा रखी है, शफलिंग नाइट्रोजन यानी कि अंडर 14 वाले, ठीक है, लेस देन 14। यस सर। ठीक है, वो देखो अब इन्होंने कैसे दिखा रखे हैं। तो यहां पर जो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो लिख रखी है अंडर 14, अंडर 14, या ये मैं कहूं कि लेस देन इक्वल 14 इलेक्ट्रॉन्स या फिर उससे कम वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए। अब कैसे काउंट करोगे, ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन भर रखा है इन्होंने, 4 और 3 7 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में होते हैं। यस सर। ये नाइट्रोजन का एटम है, यहां पर भी नाइट्रोजन का एटम है, 7 इलेक्ट्रॉन, दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी, 7 भरने। अब देखो ये शफल कर दिया इसने, दिख रहा है, पाई बॉन्ड पहले सिग्मा बाद में, ऊपर वाले शफल नहीं किए, सिर्फ ये शफल करना है। क्लियर है, ये बात सबको समझ में आई। यस सर आ गए सर, नीचे वाले सॉल्व कर देंगे। तो अब देखो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या डिफरेंस किया भाई, 2s सिग्मा 2s2 के बाद में इन्होंने अब पाई लगाया है, ये दोनों फिर सिग्मा लगाया है, इन्हीं दोनों को उल्टा कर रखा है। बाकी सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगी, अंडर 14 के लिए वर्क करेगी। और इसमें आपको कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं भाई, नीचे वाले तो फुलफिल हो जाएंगे, 2 नीचे 2 ऊपर, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग आपस में कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे को, तो इनको नहीं भी काउंट करोगे तो भी चलेगा। तो काउंट किसको करना है, सिर्फ ऊपर वाले देख लो, 3 ये थे 3 ये, 6 हो गए, तो 6 के 6 बॉन्डिंग में भर जाएंगे, 2 4 6। तो सीधी सी बात है, बॉन्डिंग कितने हैं 6,
एंटी बॉन्डिंग कितने हैं? 0। नीचे वाले तो 0 अपने आप हो जाते हैं, इसको काउंट मत करो, सिर्फ p ऑर्बिटल को देखो। सिर्फ इतना बॉक्स बना के भी आप काम चला सकते हो। जनरली बुक में 2 बना रखे होते हैं और कई जगह 1 नहीं दिखा रखा होता, बट आप सारे के सारे शुरू में बनाइए, बाद में समझ में आएगा। बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाय 2, ट्रिपल बॉन्ड होता है किसमें? N2 के मॉलिक्यूल में। यहाँ पर दिखा भी रखा है N2 का मॉलिक्यूल ट्रिपल बॉन्ड। N2 पॉजिटिव हो तो एक नाइट्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन कम है, 1 इलेक्ट्रॉन कम है तो यहाँ कम होगा। पहले देखो क्या था, ये पैरामैग्नेटिक, सारे डबल डबल है, जो भी भरे हुए इलेक्ट्रॉन सब डबल है या फिर खाली ऑर्बिटल है, तो पैरा डायमैग्नेटिक था ये। समझ में आया? यस सर। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल क्या होता है? डायामैग्नेटिक। वो डायामैग्नेटिक कैसे होता है अभी आपको पता लगा होगा। यस सर, लग गया। तो बाकी के N2 पॉजिटिव, N2 नेगेटिव, N2 2 नेगेटिव, ये सब बॉन्ड ऑर्डर कैसे काम करते हैं, ये सब आप आसानी से अब निकाल सकते हैं। निकाल सकते हो खुद ही, सभी के सभी फाइंड कर सकते हो। 6-7 डायग्राम इसके बनेंगे, 6-7 दूसरे के बनेंगे। दैट्स इट। समझ में आया भाई सबको? Yes, sir. दैट्स ऑल फॉर द Yes, टुडेज sir. लेक्चर। अभी मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूं भाई, ठीक है? और आप लोगों